कि भाई उसका बीएमआर कितना है। क्या बीएमआर आपने कभी नापा है या आपके कॉलेज के ज़माने में कहीं उन नापा गया है कि भाई देखिए ये 5 लोग आए हैं, इनका बीएमआर ये है, इनका बीएमआर ये है और इनका बीएमआर ये है, ऐसा कभी पाया गया है, नापा गया है, देखा आपने फिजिकली उसको एविडेंस किया है? ये बात तो मेरे कॉलेजेस में ऐसा कुछ हुआ। क्या वहाँ पे ये आपको दिखाया जाता है कि भाई देखो ये गेहूं है और इस गेहूं को माइक्रोस्कोप के अंदर रखने से यहाँ पे इसमें कार्ब दिखाई दे रहा है, ये इसमें गेहूं में इतना कार्ब है, ये बाजरे को मैंने फोड़ा इसमें बाजरे में इतना कार्ब है। क्या आपने देखा है? इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग बातें सोशल मीडिया पे कहते हैं। कोई कहते हैं कि आपको एक बार में एक ही ग्रेन खाना चाहिए, गेहूँ खाओ तो चावल नहीं खाओ, और कुछ ये भी कहते हैं कि जब रोटी बनाओ तो मल्टीग्रेन की बनाओ। कोई 5 ग्रेन डाल रहा है, कोई 7 ग्रेन डाल रहा है। तो ये ग्रेन से संबंधित आप पिज़्ज़ा खा लिया, काफ़ी सारा पिज़्ज़ा पेट भर के खा लिया और उसमें जो भी स्पाइसेस स्प्रिंकल करने हैं वो स्प्रिंकल भी किया, तो वो पिज़्ज़ा कितनी देर में डाइजेस्ट होगा और व्हाट डज इट मीन? लेकिन उनको एक्शन कब लेना शुरू कर देना चाहिए और ये कैसे पता चले कि मेरा वजन आगे जाके बढ़ेगा नहीं? दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड समवेयर इसका आंसर मिलना बहुत अच्छा माना जाएगा और ये सबको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। नमस्कार। मोटापा या बढ़ता हुआ वजन इस देश के लिए ही नहीं, इस पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन रहा है और हम रियल लाइफ एविडेंस को ढूंढते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे के कारण क्या है और इनको किस तरीके से बड़ी आसानी से हैंडल किया जा सकता है। ये हमारा एविडेंस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाने के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं इनके पीछे का रियल विज्ञान, रियल साइंस, रियल एविडेंस। तो आज हमारे साथ इस कड़ी में है डॉक्टर ज्योति कॉन्ट्रैक्टर, जिन्होंने एसआरटी यूनिवर्सिटी नांदेड़ से बीएचएमएस किया है। ये होम्योपैथी की डॉक्टर है और उसके साथ ही न जाने कितने एडवांस कोर्सेज इन्होंने किए हैं, चाहे वो गट माइक्रोबायोम में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से हो, केट यूनिवर्सिटी से हो या येल यूनिवर्सिटी से हो, और उसके बाद ढेर सारा इनके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। ये अपनी पर्सनल क्लिनिक भी चलाते हैं बहुत लंबे समय से। तो आइए ज्योति कॉन्ट्रैक्टर का, डॉक्टर साहब का हम स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एविडेंस पॉडकास्ट पे डॉक्टर साहब। धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए एंड आई एम रियली वेरी मच हैप्पी एंड इट्स अ प्लेजर कि मैं इस बारे में आपको जानकारी दूं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले वही सवाल कि मोटापा क्या वास्तव में चिंता का विषय है? क्या ये वास्तव में बढ़ता जा रहा है और परेशानियां इसकी वजह से, मोटापे की वजह से, बढ़ते हुए वजन की वजह से क्या क्या हो रही हैं डॉक्टर साहब? मोटापा ये बहुत ज़्यादा चिंता का वजह अभी इस दौरान जो अपने स्पेसिफिकली ये लॉकडाउन के बाद काफ़ी हद तक देखा गया है और ये हमें डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये नज़र आता ही है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो यंग लड़कियां जो पीसीओडी से सफ़र होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से, और उसकी सबसे बड़ी वजह है वेट गेन और ओबेसिटी के वजह से उनका इस तरह से मासिक जो आते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। कि कितनी तो लेडीज़ जो मैरिज किए वाले हैं, शादी किए वाले, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। नॉट ओनली दैट, यंग लड़के जिनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल काफ़ी एट अ वेरी अर्ली एज उनको आ जाता है। ऐसे कितने सारे केसेस हैं जिसमें आर्थराइटिस, जिसके वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है बिकॉज वजन बढ़ गया है, पूरे नी और एंकल्स उनके अफेक्ट हो गए हैं। सो वी हैव लॉट मेनी केसेस वेयर साइलेंटली ओबेसिटी ये सबसे बड़ी वजह है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि बढ़ते हुए वजन की वजह से, तो इसमें 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो बढ़ा हुआ वजन और दूसरा है ओबेसिटी। तो किस पॉइंट पे बढ़े हुए वजन को ओबेसिटी कहा जा सकता है, वो एक अलग, उसका तो आप आंसर देंगे, लेकिन आपसे जो मैंने अभी समझा है वो ये कि बढ़े हुए वजन की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो या घुटने के दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़े हुए वजन की वजह से आ जाती हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ओबेसिटी एग्जैक्टली क्या होती है?
ओबेसिटी यूजुअली अगर देखा जाए तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट इज समथिंग जो हमारे बॉडी का एक बेसिक रेस्टिंग स्टेज पे जो प्रक्रिया होती है हमारी बॉडी में, जैसे हम रेस्पिरेशन ले रहे हैं, जैसे हम सर्कुलेशन हमारे बॉडी में हो रहा है, हमारे बॉडी का हर एक इवन न्यूरो सिग्नलिंग हो रहा है, जो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो हमें फूड से मिलती है, वो बीएमआर हो गया, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब ये रेट अगर बहुत ज़्यादा अगर हमें देखा जाए, लाइक पेशेंट में बीएमआर अगर अराउंड 15 किलो कैलोरीज जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एक्सीड हो रही है और पेशेंट को ज़्यादा ही खाना खा रहे हैं, तो इन दैट केस वो ओबेसिटी की तरफ जाता है। ओबेसिटी में आप देखेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो अगर 30 अबाव हो गया एज पर हाइट एंड वेट, ये जी। अडल्ट की बात कर रही हूँ, Okay. सो दे फॉल इनटू ओबेसिटी। दोज बिटवीन 18.4 से लेके 24.9 हो वो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स में आते हैं, और जो 18.5 से बिलो है वो तो अंडर वेट हो गया। जी। So these are the criterias where it gives a fair judgment about the patient is falling into obesity. ओके, तो ये आपने कहा कि अगर बीएमआई 30 से ऊपर है तो वो ओबीज हो गया। हाँ जी। तो इस कैलकुलेशन को अगर हम देखें मोटे तौर पे, जितना भी मेरा थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से बीएमआई वेट डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर का स्क्वायर। जी हाँ। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाइट 1.9 मीटर्स है, यानी कि कोई 6 फीट या 6 फीट 2 इंच के आसपास का बंदा है, तो उसकी जो वजन है अगर 25 है, नॉन ओबीज है, तो उसका वजन से 80 किलो के आसपास होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं 6 फीट 2 इंच के हैं, लेकिन वजन उनका 120-130 किलो के आसपास है। तो क्या जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, चाहे वो मिस्टर इंडिया हो, मिस्टर एशिया हो, जो होने चाहिए 80 किलो के लेकिन है 120 किलो के, शरीर बहुत बलशाली है, बहुत बलिष्ठ है, तो क्या वो ओबीज माने जाएंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से? अभी ये एक्टिविटीज पे भी डिपेंड है। बॉडी मास इंडेक्स इज अ वेरी not very reliable term where we can rely on, but it's more depend upon कि उनकी एक्टिविटीज क्या हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उस पर डिपेंड है। अगर एथलीट है, जैसे आप बता रहे हैं कि दे आर बॉडी बिल्डर, दे आर वेट लिफ्टर्स और समथिंग, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट उतनी है और उससे उनकी मसल मास उतनी है। तो ओबेसिटी का और एक जजमेंट हम कर सकते हैं थ्रू द विसरल फैट, द बेली फैट की जगह इनकी फैट का जो एडिपोज टिश्यू है, जो सेलुलाइट्स है, वो कौन से एरिया में ज्यादा डेवलप हुए हैं, ज्यादा बड़े हुए हैं। सो दैट गिव्स अ फेयर आइडिया कि वेयर योर एब्डोमिनल गर्थ आप मेजर करो, अगर 40 के अबव हो, यस दे आर इनटू ओबेस। सो दिस आर और बिकॉज बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं विच वी जज इनटू ओबेसिटी लाइक। ओके, तो यानी कि सिर्फ बीएमआई ही ओबेसिटी को डिफाइन नहीं करता है, उसके साथ में बहुत सारे आपको पैरामीटर्स और देखने पड़ते हैं, तभी पता चल पाता है। तो ये कंफर्म कहाँ पता चलता है, किस समय पता चलता है कि आपको ओबेसिटी के लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए वजन को कम करने के लिए? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल एक्टिविटी की, एक पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। अगर बंदा जब आता है एंड डजंट हैव मच ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनकी, और उनका पेट का गर्थ काफ़ी बढ़ रहा है, फिर उनके जो थाई मसल्स, थाई में सेलुलाइट्स जमा हुए हैं, उनके बैक में, ग्लूटेल रीजन में, ये वेस्ट में, ये एरिया में काफ़ी सेलुलाइट्स जमा हुआ है, और है उनके ब्लड रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, वेदर दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो भी एक क्राइटेरिया हो जाता है। तो ये सर्टन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स वेयर वी लुक इनटू एंड देन डिसाइड कि वेदर द पेशेंट इज ओवरवेट और इज फॉलिंग इनटू ओबेसिटी, एंड ओबेसिटी से रिलेटेड उनके कॉम्प्लिकेशंस है साथ में, तो दैट विल डिफाइन अपॉन। तो किस पॉइंट इन टाइम पे, मान लीजिए इसको हम एक पर्सोना ढूंढते हैं कि मान लीजिए एक लेडी है जो एक होम मेकर है, 5 फीट 3 इंचेस का उनका हाइट है और 40 के आसपास उनकी एज है, तो यानी बच्चे भी ठीक ठाक अगर हैं तो एज के ठीक ठाक हो गए हैं, तो इनका वजन लगभग कितना होना चाहिए जहां पे हम ये माने कि इनका वजन बिल्कुल ठीक ठाक है? अगर एक होम मेकर का जो भी लाइफस्टाइल होता है वैसा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल अगर है तो
होम मेकर में यूजुअली 5.3 अगर हाइट बता रहे हैं तो वेट शुड बी समवेयर अराउंड 50 to 60 विल बी एन आइडियल थिंग बिकॉज देयर फिजिकल एक्टिविटी इज मोर रिलेटेड विद द होम। घर के कामों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, इफ़ दे आर रियली वेरी एक्टिव, कुछ कर रहे हैं साथ में, जैसे रेगुलर वॉक कर रहे हैं या डेली अप डाउन करना है, कहीं जाके जाना आना उनका रहता है, फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी है, अच्छी है, तो येस दे आर मेंटेनिंग देमसेल्फ वेल। लेकिन अगर सपोज उनका वेट एक्सीड हो रहा है, से 65 के अबाव जा रहा है, यस स्लोली दे आर ओवरवेट एंड दे माइट गो 80 के अबाव जा रहे तो वो ओबेसिटी में जाते हैं। ओके, तो आपने कहा कि 50 से 60 किलो के बीच में अगर कोई लेडी है जनरली, तो उनका वजन मोटे तौर पे ठीक माना जा सकता है। जी हाँ। लेकिन उनको एक्शन कब लेना शुरू कर देना चाहिए और ये कैसे पता चले कि मेरा वजन आगे जाके बढ़ेगा नहीं? जनरली क्या ट्रिगर आते हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब आपका तो लंबा एक्सपीरियंस है, आज अगर हम देखें तो एक लेडी आज अगर 80 केजी की है तो वो भी किसी टाइम पे 50-55 किलो की ही रहा करती थी। तो वो क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वो 55 से 80 पे पहुंच गई? दिस इज अ वेरी क्रूशियल एंड समवेयर इसका आंसर मिलना बहुत अच्छा माना जाएगा और ये सबको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। वेरी नाइस क्वेश्चन, आई वुड पुट इट। इसमें कैसा है, जब अब 40 एज है यानी समवेयर देयर इनटू पेरीमेनोपॉजल फेज में फॉल हो रहे हैं, सो वंस दे क्रॉस 40 एंड अप्रोच 45 यानी पेरीमेनोपॉजल एज आ जाती है, ऐसे वक्त में जो हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में, दैट डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग सर्टन, वो चेंजेस आ जाती है लाइफस्टाइल के, उनके बिहेवियर के पैटर्न में, उनके हर एक चीज़ में। जो पहले स्फूर्ति से काम करते थे वो अभी थम जाते हैं, रुक जाते हैं। उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी फॉल हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ओके, ऐसे केस में जब उनको लग रहा है कि काफी बैठा बैठा काम हो रहा है, बहुत ही आरामदायक जिंदगी जा रही है, बिल्कुल अपने आप को वो फिजिकली एक्टिव नहीं रख रहे हैं, Okay. एंड ग्रेजुअली दे आर इंक्रीजिंग, उनका वो वेट बढ़ ही रहा है, सो दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम वेयर दे हैव टू टेक अ चेक ऑन दिस। ओके, और ब्लड टेस्ट डेफिनेटली करवाए, चेक ऑन द कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर मोटापा, द एब्डोमिनल गर्थ अगर ये बढ़ रहा है तो समवेयर साइलेंटली दे आर बिल्डिंग विसरल फैट, ओके, यानी वो बढ़ा रहे हैं, एंड दैट इज द मेजर कॉज फॉर इंफ्लामेटरी प्रोसेस जो सेट होते हैं और Okay. जिसकी वजह से आगे होके काफी सारे हेल्थ Okay. इश्यूज हैं। तो आपने सुना जो डॉक्टर साहब ने अभी क्या कहा, 2-3 चीजों का आपको अपने आप से मॉनिटरिंग करते हुए ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो आप अपने वजन का ध्यान रखिए, उसको देखिए कि ये स्टेबल है या कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि 40 से 45 की एज पे जब आप जा रहे हैं और आपके भीतर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, उस केस में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो एक तो वजन आपको नापना है, दूसरा अपना टमी भी आपको हर समय नाप के रखना चाहिए, रिकॉर्ड रहे। एक रेगुलरिटी डिफाइन करने में आपको डिफाइन कर लेनी चाहिए और उसका भी मेजरमेंट करना चाहिए। तीसरा आपने कहा कि अपने ब्लड पैरामीटर्स को, खासकर से कोलेस्ट्रॉल को टेस्ट करते रहना चाहिए, जिससे कि आप 55 से 65 पहुंचे तो आपको ये पता चल जाए कि अब सही समय आ गया है जब आपको प्रोफेशनल से हेल्प लेनी चाहिए। क्या आप यही कहना चाह रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, नाउ अब जो सवाल उठा, जो आपने बातें की इसमें, कि इसमें महिलाओं में कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं और बीएमआर कम हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आपका तो एक्सपीरियंस एकेडमिक लेवल पे और उसके बाद प्रैक्टिकल लेवल पे भी बहुत रहा, प्लस तीसरा आपने कहा कि एनर्जी की भी कमी हो जाती है, जहां पे लाइफस्टाइल में थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल कम हो जाते हैं। तो अब हम इन तीनों चीजों के एविडेंस जानने की कोशिश करते हैं। आपकी पढ़ाई के दौरान या कहीं आपने ये देखा है कि कोई आया और आपने देखा कि भाई उसका बीएमआर कितना है? क्या बीएमआर आपने कभी नापा है या आपके कॉलेज के जमाने में कहीं उन नापा गया है कि भाई देखिए ये 5 लोग आए हैं, इनका बीएमआर ये है, इनका बीएमआर ये है और इनका बीएमआर ये है? ऐसा कभी पाया गया है, नापा गया है, देखा आपने, फिजिकली उसको एविडेंस किया है? प्रैक्टिकली ये बीएमआर जो कैलकुलेट होता है वो रेस्टिंग स्टेट में होता है, और वो रेस्टिंग स्टेट ऐसा होता है कि जहाँ पे आपकी नींद अच्छी हुई हो, आपकी फिजिकली आप नॉर्मल स्टेट में हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं है। सो बीएमआर कैलकुलेशन इटसेल्फ इज अ वेरी टीडियस थिंग,
इट्स नॉट डन रेगुलरली इन अ क्लिनिकल सेटअप. ये Okay. क्लिनिकल सेटअप में नहीं होता. ओके. उसके लिए बकायदा यू हैव टू हैव अ वेरी नाइस हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जहाँ पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, उनकी खान पीन एक दिन पहले से मॉनिटर करके उनके रेस्पिरेटरी रेट और वो सब जाने जाते हैं, उनके हार्ट रेट, उनके ब्लड प्रेशर, वो सब कंसिडरेशन में लेके बाद में BMR उनका कैलकुलेट होता है. सो दिस इज नॉट समथिंग लाइक OPD बेसिस पे होता है. ओके. सो दिस रिक्वायर्स प्रॉपर मैथडोलॉजी, एक प्रॉपर प्रोसेसिंग होता है और फिर BMR कैलकुलेट होता है. In that case, easiest thing is BMI, the body mass index, जो हम usually roughly we calculate and उससे एक पता चल जाता है. प्लस पेशेंट के पैरामीटर्स जो है, जैसे मैंने बताया गर्थ, द एब्डोमिनल गर्थ है, उनकी हाइट और वेट के हिसाब से उनका जो BMI कैलकुलेट होता है, एंड उनके साथ में ब्लड पैरामीटर्स वेर इट गिव्स अ फेयर आइडिया कि दे आर फॉलिंग स्लोली इनटू ओबेसिटी. ओके. यस. दूसरा जो बात चल रही थी हार्मोनल इम्बैलेंस. अभी ये हार्मोनल इम्बैलेंस एग्जैक्टली क्या होता है? क्या ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात होती है या वास्तव में एविडेंस पाया जाता है कि आपके हार्मोन ये होने चाहिए और उसके बाद ये हो गए? अगर इम्बैलेंस हो गए तो उनको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? हार्मोनल इम्बैलेंस ये कॉमनली, जैसे मैंने आपको एक यंग गर्ल्स में लाइक आफ्टर प्यूबर्टी जिनमें मोटापा हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, आप बताइए, तो उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस यू कैन सी द थायराइड दैट इज क्रॉपिंग अप, हाइपोथायरॉयडिज्म में फॉल हो रहे हैं. तो ये आपको एविडेंस बेस्ड लाइक थायराइड के टेस्ट करवा रहे हैं, पैरामीटर्स करवा रहे हैं, तो उसमें पता चलता है कि T3, T4, TSH लेवल उनके डिस्टर्ब हो चुके हैं. प्लस उनका प्रोलैक्टिन लेवल अगर आप देखेंगे तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ रहा है. प्लस उनका व्हेन यू गेट द सोनोग्राफी डन यू फाइंड द पॉलीसिस्टिक ओवरी के चेंजेस जो है वो सिस्टिक ओवरीज अपने को दिख के आती है, वो सारे एविडेंसेस है. सो दिस आर सर्टेन एविडेंस वेयर यू कैन सी द हार्मोनल इम्बैलेंस विद इन द पेशेंट. और दिस इज हाउ वी जज अबाउट की इम्बैलेंस है पेशेंट में जी. और उसको करेक्ट करने का मेथड, यस देयर आर मेडिसिन. जैसे मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हूँ, आई गिव होम्योपैथी मेडिसिन, बट आई वुड लाइक टू करेक्ट देम विद देयर लाइफस्टाइल एज वेल. ओके. तो ये चीज बहुत मायने रखती है. इट्स जस्ट नॉट विद द मेडिसिन दैट हेल्प्स, बट इट हैज टू ओवरऑल डेवलप देम ओके. बाय गाइडिंग प्रॉपरली कि उनका कैसा दिनचर्या है, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कब सो रहे हैं, ओके. एवरीथिंग दैट मैटर्स. ओके. तो जो लाइफस्टाइल की सभी लोग हम बातें करते हैं, लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए, लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए, तो लाइफस्टाइल एग्जैक्टली क्या होता है डॉक्टर साहब? लाइफस्टाइल, एक सिंपल सी बात बताओ तो वी आर ह्यूमन. हम जाते थोड़े से एक वेरी बेसिक एरा में जहाँ पे हमारे पास कोई गैजेट नहीं थे, वो एरा में हम चले जाते हैं. तो यू विल विजुअलाइज कि हम जब सूर्य उदय होता था तब हम उठते थे, दिन में पूरा काम होता था, और रात को जैसे सूर्यास्त होना है वैसे एक अपनी रेस्टिंग स्टेट आ जानी है और रात को सोना है. जी. द सिंपल बेसिक वे ऑफ लिविंग लाइफ. करेक्ट. राइट. बट नाउ हमने पूरा उसका हमारा सर्कैडियन रिदम ही चेंज कर दिया है. ओके. सो व्हाट आर वी डूइंग, खास करके अर्बन लाइफ में. मैंने तो ये काफी इतने सालों की प्रैक्टिस है बॉम्बे में, वहां पे तो मुंबई में मैंने देखा है कि लोगों को काफी रात में जागरण ज्यादा है और लाइक दे स्पेंड होल नाइट वेकफुल, काम कर रहे हैं, PC पे काम कर रहे हैं और उनका फिजिकल एक्टिविटी काफी रिड्यूस हो चुकी है. ओके. So this is the biggest shift of lifestyle change what you जी. can look into. जी. And since gadgets से काफी अभी कामकाज हो रहे हैं, you are busy with your mobile, laptop या PC पे आप बैठे हो तो घंटे घंटे निकल जाते हैं, you don't realize you haven't moved. ओके. So that is the very biggest sedentary life what people are living. तो मतलब मूवमेंट इज एसेंशियल. Movement is we are locomotive organs we have. So physical activity is something must to our body. Simple walk. When I write my prescription, I write down walk. At least for 45 minutes you go out, do your walk. That जी. is simple basic need of your life. You have to do that. आगे आने वाले सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपने कहा कम से कम 45 मिनट्स वॉक करना चाहिए, बट व्हाट इज द राइट टाइम टू गो फॉर अ वॉक? I would put it walk is something your basic need. There is nothing right or wrong. You have to walk is walk. ओके. That is something you have to defaultly do it. ओके.
सो वॉकिंग इज समथिंग विल सिंस आवर लोकोमोटिव ऑर्गन है, तो हमारे हाथ पैर चलने हैं, एवरी बॉडी ऑर्गन्स का अगर प्रॉपरली यूज हो रहा है, वो यूज कब होगा, जब उसको यूज में लेके आएंगे आप. ओके. So simple walk, I would put it like it's 45 minutes is like just you are walking, you are not doing anything else beside this. ओके. कुछ नहीं कर रहे हैं. नहीं तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, बाहर जाने के बहुत सारे काम होते हैं. तो instead of taking your vehicle, if you are able to walk and get it done, why not? ओके. तो अगर मान लीजिए कोई एक वर्किंग लेडी है, वर्किंग लेडी दो तरह से हो सकती है, तो कॉर्पोरेट में काम कर रही है, बैंक में जैसे हो गया, या कोई टीचर्स हैं, या एक प्योरली होम मेकर है. तो ये लोग जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक टीचर है, वो सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, तो भागा दौड़ी करके स्कूल गई, स्कूल में भी इधर से उधर स्टाफ रूम से कभी इस क्लास कभी उस क्लास. बैंकर्स जो हैं वो कभी इस फ्लोर से उस फ्लोर या इस टेबल से उस टेबल. होम मेकर कभी छत पे जाके कपड़े सुखा रही है, या कभी सब्जियां जो आई हैं उनको फ्रिज में जमा रही है. तो ये काम एक्चुअली काम में नहीं आता है. हमें वॉक पे जाना ही चाहिए. जो आप कह रहे हो कि एक्सक्लूसिव टाइम आपका होना चाहिए जहां पे आप वॉक करो, तभी ये माना जाता है कि आपकी लाइफ सेडेंटरी है या वर्किंग है या एक्टिव है. बिल्कुल. ओके. अब आगे आते हैं. मान लीजिए अधिकतर लोगों को अगर ये पता चल जाए 70 किलो पे आने से कि अब मेरा वजन बढ़ रहा है, तो 120 किलो का तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन लोग 120 तक पहुंचे हुए हैं, 125 200 किलो तक पहुंचे हैं. ऐसा क्यों होता है कि लोग इतनी दूर तक चले जाते हैं? 100 किलो तक भी जो पहुंच जाते हैं वो क्यों पहुंच जाते हैं डॉक्टर साहब? The biggest reason being they are foodie. ओके. अपना आई वुड पुट इट कि एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज आ जाना है, एक कॉग्निटिव चेंज आ जाता है, वेर उनको सटाइटी खाने से ही मिलती है. जी. और बिंजिंग, चीट ईटिंग, या आप बताओ कि कभी भी कुछ इमोशनली डिस्टर्ब हुए तो खाने पे अपना ये निकालते हैं कि लाइक खाना खाने से उनका वो थोड़ा सा इमोशन कंफर्टेबल हो जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड नाउ अभी कैसा है कि हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी हो गई है विद द प्रोसेसिंग फूड एंड जंक फूड, वो नुक्स एंड कॉर्नर्स पे अपने को मिल जाते हैं. ओके. सो पीपल हैंग अराउंड जस्ट टू just to give company to other, and they start binging on the food. ये एक बहुत कॉमन सा यंगस्टर्स में देखा जाता है. जी. सो ये चेंजेस वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैबिट बन जाती है, एंड दे जस्ट डोंट रियलाइज कि वेयर आर दे हेडिंग. ओके. तो जब ऐसे लोग आपके पास आते हैं जो 100 किलो के हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि मोटे तौर पे आप उनके लाइफस्टाइल को या उनके रूटीन को किस तरीके से ठीक करेंगे? जो मैंने आपको एक पर्सोना दिया, जो 40 साल के आसपास की लेडी है, जो इस समय में भी 70 किलो की हो चुकी हैं और 5 फुट 3 इंच के आसपास हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? एक क्रिस्प एडवाइस क्या होगी? जी हाँ, सबसे पहला कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, दे हैव टू फिगर आउट कि ये प्रॉब्लम उनको कब होती है, कब खाना खा रहे हैं. अधिक तौर पे मैंने देखा है, मेरे पास जो होम में हाउस होल्ड लेडीज मेरे पास जो आती है विद ओबेसिटी से, उनमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो तो घर में होते हैं, दे आर नॉट वर्किंग एनीवेयर. इन स्पाइट ऑफ दैट, घर के लोग जो बाहर काम करने जाते हैं, यानी हस्बैंड ऑफिस में जाते हैं, बच्चे कॉलेज में जाते होंगे, सो दे यूनाइट एट नाइट, रात को सब मिलते हैं. तो रात को अराउंड 9-10 दे विल हैव फिस्ट. डिनर जो लेते हैं वो एकदम एक बढ़िया सा डिनर होता है, क्योंकि फैमिली सब साथ में मिली हुई है. जी. एंड दैट इज अ वेरी रॉन्ग टाइम व्हेन दे आर ईटिंग द फूड अराउंड 10-10:30 and immediately then retire, सो जाते हैं by 11 साढ़े 11. There is hardly any scope of digestion that is happening now. Okay. And this is a silent thing that is going on, जिसके वजह से obesity हो रही है, visceral fat बढ़ रहा है, and related problems, complications आ रहे हैं. ओके. तो अभी आपने कहा कि डाइजेशन नहीं हो रहा है. डाइजेशन डॉक्टर साहब एग्जैक्टली क्या होता है? और डाइजेस्ट होने के लिए मान लीजिए किसी ने रात को पिज्जा खा लिया, काफी सारा पिज्जा पेट भर के खा लिया, और उसमें जो भी स्पाइसेस स्प्रिंकल करने हैं वो स्प्रिंकल भी किया, तो वो पिज्जा कितनी देर में डाइजेस्ट होगा? और व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए किसी ने 9 बजे पिज्जा खाया, 9 बजे बैठ गए, मंगवा लिया ऑर्डर करके, तो पिज्जा
कितनी देर में डाइजेस्ट होता है, और जब डाइजेस्ट होता है तो मतलब क्या ये कोई ना कोई स्टडी कहीं पे हुई है कि, और डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई ये मैंने पिज्जा खाया, मैंने स्टार्ट किया, मान लीजिए पिज्जा मैंने 9 बजे खाना स्टार्ट किया और खाते खाते 9:30 बज गए, तो यहां से हम शुरू करें। जी, पहले चीज तो हमें जानना है कि हमारा डाइजेशन क्या हो रहा है। जी डाइजेशन ये क्या है? ये पाचन शक्ति है, ये पचन क्रिया है जी। जो अपने बॉडी में होता है, जिसको बिल्कुल। हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ओके। तो मेटाबॉलिज्म हमारे वेरियस स्टेज में होती है। जी जैसे मैंने आपको पहले एक एविडेंस दिया था कि मानो कि हमारे पास कोई गैजेट नहीं है, हम सूर्य उदय से जग रहे हैं और सूर्य अस्त से हम रेस्ट कर रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड कि अपना सर्कैडियन जो साइकिल है, अपने बॉडी में जो क्लॉक है, बॉडी क्लॉक है, उस हिसाब से हमारा डाइजेशन सेट है। जी जब हमारे पेट में खाना जाता है तो पेट में एसिड होता है, जो ये खाना हमने जो खाना खाया वो कॉम्प्लेक्स स्टेट में खाया है, यानी हमने कार्बोहाइड्रेट्स बोलो या प्रोटीन्स बोलो या फैट्स बोलो, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमने लिए, हमने पिज्जा चलो ये रूप में ले लिया। जी अभी एक आप कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में सपोज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो तो आपको 4 किलो कैलोरीज मिलनी है। जी वही 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाइए तो उससे भी आपको 4 किलो कैलोरीज मिलेंगे। आप फैट खाओगे 1 ग्राम तो इट विल गिव यू 9 किलो कैलोरीज। ओके। नाउ यू अंडरस्टैंड द पिज्जा विच इज लोडेड, विच इज इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर आपने फैट्स है, काफी सारे फैट है, बाय इन द फॉर्म ऑफ चीज बोलो, इन द फॉर्म ऑफ बटर बोलो, या फिर मेयो या व्हाटएवर इज यूज्ड। जी सो उसका फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, यानी आपने कैलोरी इनटेक एट ए टाइम बहुत ज्यादा कर ली है। जी जब हमारा दिनचर्या भी, मैं दिनचर्या पे आ रही हूँ कि आपने किस समय में यह खाना खाया है, रात को 9 बजे। रात को 9 बजे एसिड, योर बॉडी एसिड सिक्रीशन इज गोइंग स्लो बिकॉज आपकी बॉडी अभी रेस्टिंग स्टेज में आई है एंड इट वांट टू रेस्ट नाउ। वो स्टेज में आपने उसको खाना पचाने का काम दे दिया है। एसिड अपने स्टमक में कम है, कम सिक्रेट होने वाला है, वो खाना बिना पचे वो वैसे ही सड़ रहा है। जब वो इंटेस्टाइन में जाता है तो ब्लॉटेड फील होता है, पेशेंट्स को गैसेस हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके एडिपोज टिश्यूज बढ़ते रहते हैं, फैट में कन्वर्जन ज्यादा हो जाता है, इंसुलिन उनका स्पाइक में रह जाता है। धीरे धीरे जब विसरल फैट बढ़ती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ओबेसिटी आ जानी है, एंड दिस इज द साइलेंट कॉज ऑफ दैट। सो होता क्या है कि वो खाना तो पच ही नहीं रहा है, वो सड़ रहा है एंड इट्स क्रिएटिंग मोर ऑफ टॉक्सिक, और कुछ ऐसे हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और वो सिक्रेट हो जाते हैं जिससे और आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ती जाती है और आपका पचन स्लो डाउन हो रहा है। तो आपने कहा कि 9 बजे जब हम खाना खा रहे हैं तो ये सवाल नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, बट सवाल ये है कि उसका डाइजेशन इम्पेयर्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि इवनिंग में कुछ हार्मोन जो आपने कहा जिसका नाम कॉर्टिसोल आपने बताया, वो सीक्रेट होता है या नहीं होता, आइदर ऑफ दीज, या तो होता है या नहीं होता है। तो खाना कितने बजे तक खा लेना चाहिए? वो जो हार्मोन है वो किस समय सीक्रेट हो रहा है या किस समय सीक्रेट होना बंद हो जाता है? अगर मुझे ये देखना है कि मेरा सीक्रेट होता है, मैं मान लीजिए आईपी में इंडोर पेशेंट में जाके भर्ती हो गया और मुझे ये जानना है कि भाई मेरे कौन से रिलीज हो रहे हैं, कहाँ पे इंसुलिन रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं जान पाना? बिल्कुल पॉसिबल है। सर्टन ब्लड टेस्ट हम करवाते भी हैं ताकि इंसुलिन का लेवल देखा जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या नहीं पेशेंट में, ये जाना जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है, और हाइपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हम कर सकते हैं पेशेंट्स का, जिससे हमें पता चलता है कि उनका ग्लाइसेमिक लेवल कितना है, ग्लूकोज का लेवल क्या है बॉडी में। सो वेदर दे आर फॉलिंग इनटू डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप हो रहा है, या फिर उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज मेलाइटिस हो रहा है। ओबेसिटी में कोलेस्ट्रॉल लेवल देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड लेवल देखेंगे, एलडीएल लेवल देखेंगे। सो देर आर वेरियस लेवल्स, पैरामीटर्स है जिससे ये जजमेंट मिलती है कि उनका स्पाइक रहता है या नहीं। जो सेकेंड आपने बताया कि टाइम ऑफ ईटिंग, यस दैट्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच मैं उस पर बहुत स्ट्रेस देती हूँ कि गलत टाइम पे खाने से वो खाना कितना भी न्यूट्रिशियस भी खाना खाया हो तो वो पचेगा नहीं। अब ये बात आपने पिज़्ज़ा की बताई, जो तो पचना से बहुत दूर की बात कि वो पचेगा नहीं, बट देन इवन इफ द न्यूट्रिशियस फूड भी खाए वो समय में तो उसकी पाचन
शक्ति पुअर होने की वजह से पचेगा नहीं खाना। तो क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में देयर वेर द करेक्शंस कि जिस टाइम पे खाना चाहिए वो टाइम है, सही टाइम होता है कि जहाँ पे आप अर्ली ईटिंग एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड, सोने के पहले 3 घंटे पहले आप खाना खा लो। और 3 घंटा ऐसा नहीं होता कि 11 बजे खाना खा लिया और रात को आप 2 बजे सो जाओ। एक सिंपल सी थ्योरी होती है। मैंने काफ़ी पेशेंट्स में ये देखा है कि लाइक 6:30 7:30 तक बहुत ज़ोरों की भूख लगती है एंड दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। तभी क्या करते हैं, तो तभी कुछ भी चटपटा सा या कुछ भी स्नैक जैसी आइटम या समथिंग विच इज़ नॉट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू बट विल गिव यू अ कैलोरी, एक इसमें दे देती है, लाइक इवन स्मॉल बाइट विल गिव यू गुड कैलोरी, ये हो जाती है। सो न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, वैसी चीज़ खाने में आ जाती है और खाना फिर लेट से वो खाते हैं विच इज़ एन एड ऑन प्रॉब्लम टू द सिस्टम। तो ये चीज़ जो है कि जब आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, ये इसका मतलब ये होता है योर बॉडी इज़ डिमांडिंग समथिंग न्यूट्रिशियस, क्योंकि वो बॉडी की डिमांड है। सो लिसन टू योर बॉडी एंड जस्ट राइटली वो मोमेंट में वही चीज़ खाइए जो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, वो चीज़ खाइए, तो उसका पाचन क्रिया बहुत अच्छा होता है और उससे सेहत काफ़ी अच्छी होती है। ओके, तो ये जो भूख हमको लगती क्यों है डॉक्टर साहब? भूख लगना ये एक नैसर्गिक एक स्वाभाविक ये है, क्योंकि हमने एनर्जी बर्न किया है तो वो एनर्जी कहीं तो ऑब्टेन करनी पड़ती है। फूड इज द वे वी ऑब्टेन आवर एनर्जी। तो भूख इस वजह से लगती है, अगर बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो गई है, हमने बहुत थकावट का काम किया है, हमने कुछ अपने दिन भर में कुछ खाना भी नहीं खाया है, तो नेचुरली आपकी भूख छूटेगी, क्योंकि वो बॉडी आपकी डिमांड कर रही है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ये आपको एक सिग्नल मिलता है। तो इस सिग्नल को अगर हम जान ले, समझ ले, तभी बिल्कुल खाना खाना है और उस समय जो खाना खाए वो बिल्कुल पौष्टिक खाना खाए। ओके, तो पौष्टिक खाना क्या होता है डॉक्टर साहब? पौष्टिक खाना एक बैलेंस डाइट होता है, जिसमें बैलेंस डाइट में आपका सब सेवन आप कर सकते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ये सारा कुछ आप समान इससे लीजिए, ये एक बैलेंस डाइट हो जाता है। खाना भी खाने का एक तरीका होता है कि हम कितना खाएं। ओके, कितना खाए में इट इज ऑलवेज नॉर्म कि आपका जो स्टमक है उसमें 1/4 हाफ आप सॉलिड फूड खाइए, 1/4 आप लिक्विड के लिए रखिए एंड 1/4 उसका एम्प्टी रखिए, ताकि आपका पचन उसमें अच्छी तरह से हो, विद द गैसेस, विद द एंजाइमेटिक सिक्रेशन जो होती है उससे अच्छी तरह से पाचन क्रिया हो। सो दैट इज द फॉर्मूला। तो क्या मानव जाति के जितने भी लोग हैं सबका स्टमक साइज अलग अलग होता है, या मोटे तौर पे देखा जाए तो सबका जैसे ये माना जाता है कि सबकी किडनियां सेम साइज की होती हैं, लगभग मोर और लेस, सबका दिल सेम साइज का होता है, तो सबका जो स्टमक है, क्योंकि खाना तो फाइनली स्टमक में ही जाता है, एग्जैक्टली। तो क्या सबका स्टमक सेम साइज का होता है डॉक्टर साहब, या सबका अलग अलग होता है? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको एक सिंपल सा एक इसका मेथड बताती हूँ कि आपका स्टमक का साइज कितना है। जी ये हाथ का फिस्ट बनाइए, अच्छा, जी प्लेस इट ऑन योर लेफ्ट साइड, जी। दिस इज योर स्टमक साइज। ओके, तो सबका यानी कि मोटे तौर पे, क्योंकि हाथ भी सबके 19-20 का फर्क होता है, एग्जैक्टली। कुछ लोग हो सकते हैं जो एबनॉर्मल हो सकते हैं, एबनॉर्मल इन द सेंस एक्सेप्शनल हो सकते हैं, बट अदरवाइज जनरली आपने कहा Generally, इतना more or less. साइज सबका हाँ होता जी, है हाँ जी। और सबका सेम साइज होता है, Yeah. तो सबका खाना अलग अलग क्यों होता है, सबकी क्वांटिटी अलग अलग क्यों होती Exactly, and there where the question lies कि when your requirement, आपके स्टमक में इतनी कैपेसिटी है, वो इलास्टिक बॉडी है, एक मस्कुलर बॉडी है, वो तो जितना फैलाओगे उतना फैलेगा, उसमें जितना डम करोगे वो अपना एक्सटेंड करता रहेगा। है? ओके, So it is like you're putting too much of things than needed, ओके, और ये रियलाइज नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे कहीं तो आपका द टेस्ट बर्ड दैट मैटर्स, ओके, इसलिए कहा जाता है ना, 2 सेकंड ऑन द लिप्स, रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑन द हिप्स, ओके, ये बात हो जाती है। ओके। नहीं तो अगर मान लीजिए उसमें भी ये कहें कि सपोज मैं 2 पराठे खाने की मेरी कैपेसिटी है इस समय, और तो मैं 3 तो नहीं खा सकता हूं, तो जो
जिनकी भयंकर रूप से खाना खाने की आदत, वो खाना क्यों खा रहे हैं? क्या उनका स्टमक बहुत बड़ा हो चुका है इसलिए खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं? और हमने ये भी देखा है कि 100-100 किलो की महिलाएं हैं, लेकिन वो कहती है मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ दिन में, भूख ही नहीं लगती, एक ही खा रही हूँ। तो ये विरोधाभासी भी कुछ चीजें समझ में आती नहीं है, हमको समझ में नहीं आती। एग्जैक्टली ना, इसमें एक द थिंग कि किस बहुत जनों में कैपेसिटी होती है, दे ईट वोरासियसली, वो होता है, देन इन दैट केस ये कुछ उनको प्रॉब्लम है विद द मेटाबॉलिज्म, इज दैट मेटाबॉलिक डिसीज व्हाट दे आर सफरिंग फ्रॉम, ये जानना ज़रूरी है। बहुत जनों का जेनेटिकली ही रिलेटेड कुछ हार्मोनल ये रहते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं, वहाँ पे उनको एक्सेसिवली भूख भी लगती है और वो सैटिस्फाइड के लिए उनका खाने का इंटेक उस हिसाब से होता है। सेकेंड थिंग इज, अगर एक्वायर्ड बोलूँ तो एक्वायर्ड में यस, ये जैसे खाना खा रहे बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजिकल इमोशनल टर्मोइल के वजह से, और कॉग्निटिव बिहेवियर डिसऑर्डर बोलो आप, या फिर दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड दे कीप ईटिंग, ये वाली कंसेप्ट हो जा रही है। सेकेंड थिंग, जो बताते हैं ना कि मैं केवल एक ही रोटी खा रही हूँ एंड फिर भी मेरा मोटापा, ये नाउ हाउ दे आर ईटिंग, वो खाना किस तरह से खा रहे हैं, एट ए टाइम एक रोटी खाए, फिर से कितनी देर के बाद खा रहे हैं। अगर बार बार अगर आप खाना खा ही रहे हैं, भले थोड़ा थोड़ा ही खा रहे हैं, आपने होल टाइम आपका इंसुलिन एक स्पाइक पे रखा है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका बॉडी में एडिपोज टिश्यूज बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका लीवर में फैट का स्टोरेज ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये फैटी लीवर में चेंजेस आ जाती है। सो दैट इज़ लाइक इट इज़ समथिंग कि आप एट ए टाइम तो सिर्फ एक रोटी खा रहे हो, लेकिन आप दिन भर सिर्फ यू आर जस्ट ईटिंग एंड वो इंसुलिन का आपका एक स्पाइक पे ही रखे है आपने, ऐसा हो जाता है। सो समवेयर इट इज़ व्हाट टाइप ऑफ फूड यू आर ईटिंग, हाउ मच यू आर ईटिंग, व्हाट टाइम यू आर ईटिंग, सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। इफ़ देयर इज़ नो गैप, अगर खाने में गैप ही नहीं है, बिल्कुल इंटरवल हमने छोड़ा ही नहीं है, तो जितना हमने खाया है उसका पाचन प्रॉपरली उसका होना चाहिए, उसका प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्जन होना चाहिए, तब जाके उसकी यूटिलिटी होती है, अदरवाइज इट इज़ एन एक्सेस फॉर अस। ओके, तो यानी कि ये जितनी भी प्रोसेस है आपने जो एक्सप्लेन की है, मुझे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जितनी भी आपकी एडवाइस होती है खाने से संबंधित, रूटीन से संबंधित, वो सारी की सारी एडवाइस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है या सबको एक ही एडवाइस रहती है? यूजुअली इसके लिए हमारी एक स्टडी रहती है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, तभी उनकी कंप्लीटली लाइफस्टाइल कैसी है, जी। उनका खान-पीन कैसा है, रहन-सहन कैसा है, उनकी सोशल लाइफस्टाइल कैसी है, ओके। उनका काम करने का तरीका कैसा है, हम्म। everything is taken into consideration, और accordingly then you have to treat the patient one to one as per their body type, उनकी बॉडी टाइप भी बहुत मैटर करती है। ओके। देयर आर वेरियस टाइप बॉडी टाइप रहते हैं, एंडोमॉर्फ दे आर विद जो इजीली वेट गेन कर लेते हैं, उनका बीएमआर नेचुरली थोड़ा सा लोअर साइड पे रहता है, ओके। देयर एक्टिविटीज आर स्लो। सो और जो मेसोडर्म वाले रहते हैं, दे आर लाइक दे कैन इजीली गेन एज वेल एज इजीली लूज, एक मध्यम बांधा रहता है, दे आर मोर इनटू एथलेटिक एंड दे आर इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट, उनकी एक रजत जैसी एक्टिविटी होती है। और कुछ एक्टोमॉर्फ रहते हैं जिनमें की बॉडी ऑलरेडी थीन रहती है, सो इट्स अ जेनेटिक बिल्ड ऑफ द बॉडी ऑल्सो दैट Okay. विल डिमांड, उस हिसाब से उनकी बिल्ड यानी ये रहती डिमांड रहती है, उनका बीएमआई, उनका बॉडी मास इंडेक्स प्लस उनका बीएमआर उस हिसाब से रहता है। ओके, तो ये इतनी सारी स्टडी करने के बाद ही उनको बताया जाता है जी बिल्कुल। कि आपको क्या खाना है और आपको अपना रूटीन कैसा रखना है, जी बिल्कुल। अपनी दिनचर्या कैसी रखनी है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि जब हम किसी गौशाला में जाते हैं जहाँ सैकड़ों के हिसाब से गाय होती हैं, उन सभी गायों को जो पालक हैं, वहाँ के गौशाला के पालक हैं, वो सेम खाना सेम समय पे उनको सबको दिया जा रहा है सेम, तो वहाँ पे जिसको कहते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल, लेकिन ह्यूमन में जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, सबका अलग अलग होना चाहिए। ये सभी जन तो एक जैसे एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग में कर नहीं रहे हैं, ओके। सबकी एक्टिविटी अलग अलग है। ओके। अगर एक मैराथन रनर है, तो मैराथन रनर की आप बॉडी देखिए, दे यूजुअली फॉल इनटू एक्टोडर्म, देयर ओके। बॉडी इज वेरी थीन लीन, ओके।
बट उनका बीएमआर ज़्यादा है, ओके, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो मैं बता रही हूँ, तो उनका उस हिसाब से उनकी कंजम्पशन भी उस हिसाब से रहेगी, बट दे आर समवेयर दे आर पुटिंग द फिजिकल एक्टिविटी इन अ लॉट मेनी डिफरेंट वे, जी। सो कहीं तो उनकी यूटिलिटी अलग से हो रही है। सो वही आप देखोगे कोई एक ऑफिस गोइंग पर्सन विथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो वो उनका ऐसे ही बैठे बैठे काम करना है, ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट्स नहीं है, और बहुत सारा उन लोग मेंटली दे आर वेरी मच बिजी, बट एंड दे आर वेरी मच इनटू स्ट्रेसफुल सिचुएशन एज वेल। सो कहीं तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि हम किससे डील करें। इन ह्यूमन बीइंग द एक्टिविटीज़ आर डिफरेंट, और आजकल यही तो लाइफस्टाइल आ रहा है कि व्हाट लाइफस्टाइल इज व्हाट वन इज लिविंग विथ। अभी मान लीजिए ऑफिस में देखें, किसी ऑफिस में या बैंक में देखें, मान लीजिए वहाँ पे 15-20 लोग बैठे हुए हैं, 15-20 में ये माने कि 10 महिलाएं हैं। अभी उनका ठीक है, उनका जो ट्रैवल टाइम फ्रॉम होम टू ऑफिस कैन बी डिफरेंट, लेकिन कितना डिफरेंट होगा? आधा घंटा इधर उधर। मान लीजिए कोई बोरीवली से अंधेरी जा रहा है और कोई कांदिवली से अंधेरी जा रहा है, केवल उतना। एक ऑफिस में सबका जो रूटीन पार्ट है वो सबका सेम ही रहेगा, लेकिन वजन सबके अलग अलग होते हैं। क्या उन लोगों के लिए एडवाइस सेम रहेगी या उनके लिए भी अलग अलग रह सकती है? हर एक व्यक्ति का अपना एक, जैसे मैंने बताया कि बॉडी टाइप से उनका स्वभाव आ गया, ओके, उनका सोशल स्टेटस, सोशल उनका लाइफस्टाइल कैसा है वो एक आ गया। एवरीबडी डजंट थिंक इन द सेम वे, एवरीबडी हैज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और उनका रहन सहन, बचपन से वो कैसे पले बड़े हैं, वो उनका घर का माहौल कैसा है, एवरीथिंग मैटर्स। ओके। तो अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे, जहाँ पे हम सभी जानते हैं। आपने भी कहा कि कार्ब क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है। तो हम इसमें पॉडकास्ट में एविडेंस खोजने की कोशिश करते हैं। हमने तो ये सब चीज़ें नहीं देखी, लेकिन आप जैसे एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम एविडेंस को ढूंढते हैं कि क्या आपके कॉलेज की लेबोरेटरीज में या बाद में जब आपने एक्चुअली क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आपने लिए, या और जो हायर लेवल की स्टडीज़ आपने की हैं, क्या वहाँ पे ये आपको दिखाया जाता है कि भाई देखो ये गेहूं है और इस गेहूं को माइक्रोस्कोप के अंडर रखने से यहाँ पे इसमें कार्ब दिखाई दे रहा है, ये इसमें गेहूं में इतना कार्ब है, ये बाजरे को मैंने फोड़ा, इसमें बाजरे में इतना कार्ब है। क्या आपने देखा है, या सिर्फ जो किताबों में लिखा है आपने ये मान लिया है कि इन किताबों में जिसने भी लिखा है वो ठीक ही लिखा होगा, या एक्चुअली देखा है? ये अभी ये जो है ये काफ़ी रिसर्च का एक भाग हो गया है। रिसर्च की जो स्टडीज़ होती है वो यूजुअली आमतौर पे कॉलेजेस में होती नहीं है। ये होती है रिसर्च लेवल पे होती है। सो वो पीएचडी करने वालों जो पीएचडी के ये रहते हैं, न्यूट्रिशनर्स रहते हैं, या क्लिनिकल न्यूट्रिशन का जो कर रहे हैं, या डाइट का जो स्टडी कर रहे हैं। तो ये रिसर्च की स्टडीज़ जो हमें यूजुअली हमारे स्टडीज़ में भी इंक्लूड हो जाता है कि ये रिसर्च स्टडीज़ ये बताती है, एविडेंसेस बता रही है, जहाँ पे व्हीट में ग्लूटीन होता है जी और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले जाते हैं, जबकि व्हीट्स में और भी बहुत कुछ है, विटामिन्स जी भी जी जी। है उसमें, दूसरे मिनरल्स भी अंदर होते हैं, बट बेसिकली या इट इज़ मोर ओवर द कार्ब्स दैट इट हेल्प्स विथ यू। तो वैसे ये रिसर्च स्टडीज़ जो अवेलेबल है अपने लाइब्रेरी में विद द स्टडीज़ व्हाट वी हैव इन आवर सिलेबस में, तो उसके थ्रू हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। बाकी वी हैवंट डन पर्सनली आवरसेल्फ टू लुक इनटू कि ये बाजरे में इतना कार्ब्स है या इसमें इतना, नो, दिस इज ऑल रिसर्च स्टडीज दैट व्हाट इज बीइंग ओके। तो पब्लिश्ड। लेकिन मान लीजिए एक कॉलेज है जो एमएससी करा रहा है, या जब एमएससी करा रहा है तो मतलब उनके पास में पीएचडी वाले भी होते पीएचडी हैं, वाले भी उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो तो सब डॉक्टर्स ही होते हैं, पीएचडी होते हैं। तो हर कॉलेज में एक हायर लेवल का होता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई तो पीएचडी कर रहा होगा, कोई ना कोई तो रिसर्च कर रहा होगा। तो मशीनें एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो आपकी लेबोरेटरी, आपके कॉलेजेस में लेवल पे या हायर लेवल्स में कहीं ये मशीन थी कि भाई ये मशीन है, तुमको तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तुम अभी ग्रेजुएशन में हो, लेकिन पीएचडी वाला इसको इस्तेमाल करेगा? ये बात तो मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओके यस। ओके फाइन। एंड अब आगे चलते हैं इसी को करते हुए। ये कहा जाता है कि भाई ये जो प्रोटीन है अंडे का एक फुल
प्रोफाइल प्रोटीन होता है, ग्रेड 1 प्रोटीन है, और दालों में कम प्रोटीन होता है। तो क्या इनको आपको दिखाया गया है, या ये भी किसी और ने रिसर्च किया है और किताबों में लिखा है, और बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने उस किताब को पढ़ के ये मान लिया है कि ये प्रोटीन होता है, और दाल में नहीं, आधा अधूरा होता है, और अंडे में पूरा होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये कॉलेजेस में इतनी जब हम स्टडी करते हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे जब पढ़ाई होती है, जी तभी ये ऑलरेडी अभी ह्यूमन बीइंग में सिंपल ये बोन्स हैं, ये बोन्स की इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो ये तो हमने डिसेक्शन करके तो देख लिया ह्यूमन जी बीइंग जी, को, बिल्कुल बिल्कुल और उसकी स्टडी हमने कर ली, एनाटॉमी कर लिया, हमने फिजियोलॉजी कर लिया कि बिल्कुल। हार्ट की इस तरह से फंक्शनिंग है, तो उसकी स्टडी कोई रिसर्चर ने इसकी स्टडी डाल दी है, एंड वी गॉट दैट नथिंग कि हार्ट इज गोइंग टू पंप लाइक दिस एंड इट इज गोइंग टू सर्कुलेट द ब्लड लाइक दिस। ब्लड में ये कंपोजिशन है, ये ब्लड की कंपोजिशन हम माइक्रोस्कोप में जाके देख लेते हैं कि हाँ बिल्कुल। प्लाज्मा है, उसके अंदर ये सेल बॉडीज है, तो ये सब हमें पता चल जाता है ना। दिस बिल्कुल। इज वी हैव डन ग्रॉस स्टडी, कंप्लीटली ग्रॉस स्टडी ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसकी डिसीज की स्टडी। Now, ये specifically to study into a nutrition, into a dietetic factors, into the food part. तो वो एक अलग लेवल की स्टडी है जो खास करके फूड और न्यूट्रिशन के इसमें किया जाता है। तो ये हमने हमारे इंटरेस्ट के तौर पे हमने रिसर्च स्टडीज जो रहते हैं वो पब्लिश किए जाते हैं, जो CMEs में हमें यूजुअली हमारी ये डिस्कशंस होती है, और उसके द्वारा हमें इसका ज्ञान मिलता है। ओके सो दैट इज हाउ यू कलेक्ट द नॉलेज। लाइक जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर एक डाइसेक्शन है और ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये किताबों के माध्यम से आपको नहीं पता चलती, आपने लेबोरेटरी में जाके खुद चीर फाड़ करके देखा है, जी हाँ, है ना? तभी तो हमें पता चलता है कि हाँ, वास्तव में जो बोन किताब में लिखी हुई है वो बोन एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है। करती है। जो किताब में मसल लिखी हुई है वो एक्चुअली मसल एग्जिस्ट करती है। लेकिन जहाँ तक फूड के मामले में अगर हम देखें तो वो स्टडीज जनरली करवाई नहीं जाती है एविडेंस के रूप में। किताबों के रूप में तो ठीक है, लेकिन एविडेंस के रूप में आपने देखी नहीं है। अब हम आगे चलें। ये आपने अपने शुरू के वक्तव्य में ये कहा कि एक कार्बोहाइड्रेट की एक उस ग्राम में या व्हाटएवर 1 ग्राम। इतनी कैलोरी होती है। Yes, 4 किलो ये कैलोरी। भी किताबों में लिखा हुआ है, या ये आपको दिखाया कि भाई ये कोई लेबोरेटरी में आपको दिखाया? क्यों? क्योंकि कैलोरी से मानव जीवन पे, मानव के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, और ये एक फंडामेंटल यूनिट है जहां से आपका सेहत कैसा होगा वो पता चलता है। तो क्या जो कैलोरी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कैलोरी जो प्रोटीन से आती है? और क्या ये एक्चुअली मेजर किया गया है कि मैंने फैट लिया और या कार्ब लिया और उसका मैंने कैलोरी निकाल लिया? क्या ये आपने देखे हैं, या अगेन ये सारी मतलब आपका एविडेंस है इस चीज का, या सिर्फ किताबी एविडेंस है जो हम सभी देख सकते हैं? हाँ, अभी इसका कहा जाए तो हम अगर पेशेंट की जब हम हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट का खान पीन का तरीका देखते हैं, तो खाने में उनका ज़्यादा क्या खाने में आ रहा है, ये एक बेस हम एक एविडेंस कंसिडर करते हैं। अभी ये जनरली ये जो आप कार्ब आपके वीट में है या कार्ब 4 किलो कैलोरी, ये बिल्कुल किताबी दौर से हमें मिली है, ये रिसर्च पेपर से मिला गया है ये इंफॉर्मेशन। ये एक पर्टिकुलर लेवल पे रिसर्च हो चुकी है, और उसका इंफॉर्मेशन जैसे हम अपना ज्ञान जो हमें मिलता है दैट इज लाइक इट इज पास ऑन फ्रॉम जनरेशन, फ्रॉम द जनरेशन, फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एज वेल। ओके, तो वो चीज हम ग्रहण करते हैं। एवरीवेयर यू डोंट गो एंड डू योर सेल्फ, वो अगर हो गया तो यू आर डूइंग सम रिसर्च वर्क, यू आर डूइंग इनटू PhD और यू आर डूइंग इनटू सम डॉक्टरेट लेवल पे उसकी स्टडी कर रहे हैं, एंड वो चीज़ हो जाती है। एट अ क्लिनिकल लेवल, एट अ प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, तो जो जिन्होंने ये सब रिसर्च करके लाया है उनकी स्टडी, अभी गट माइक्रोबायोम्स की जो मैंने स्टडी की है, सो वेयर दे हैव सीन, द रिसर्चर्स हैव सीन कि गट में अपने माइक्रोब्स जो है वो कितने हैं, तो वो उनकी तादाद कितनी है और उनके फंक्शंस कितने हैं। सो दैट इज ऑल द रिसर्च बीइंग डन
and that is what we get. Otherwise, personally, I don't go and look into this thing. Okay. But this is somewhere the studies are going on where now there are so many evidences जिससे हमें पता चलता है कि या कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी सोर्स है, मेजर एनर्जी सोर्स हमारा कार्बोहाइड्रेट है. प्रोटीन्स भी हमारा एक एनर्जी सोर्स है, बट इट इज़ मोर फॉर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड इट इज़ फॉर रिपेयर एंड बिल्डिंग योर बॉडी. ये हो जाता है. और फैट, यस, इट इज़ अगेन एन एसेंशियल थिंग फॉर आवर बॉडी फॉर वेरियस फंक्शंस. तो ये सब की मात्रा कितनी लेनी है, किस हिसाब से लेनी है और कैसे लेनी है, ये सब बहुत मैटर करता है. क्योंकि आजकल झुकाव एक तरफ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे आपको पहले एक फैमिली एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस से वो अपना खाना बनाती थी. आजकल रिसोर्सेस बढ़ गए हैं. वी आर गेटिंग ऑल एक्सोटिक मटेरियल इन आवर रीजन. जैसे हम मुंबई में रह रहे हैं, आपको मुंबई में दुनिया की सारी चीजें मिल जाएगी. सभी चीजों का अपना एक अलग ये है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है. सो दिस इज ऑल थिंग दैट इज हैपनिंग बिकॉज द थिंग्स नाउ हैज गॉन वाइडर. जी. और लोगों की अभी एक लाइकिंग बोलो या फिर उनके इंटरेस्ट बोलो, वो अभी दूसरा सब एक्सप्लोर करने में ज्यादा लगा है. सो वी आर नॉट लिमिटेड विद अ लिमिटेड रिसोर्स. सो देयर वेयर समवेयर ये सब स्टडीज बहुत ज़्यादा मायने रख रही है कि हमारा कैलोरी इंटेक कितना हो रहा है, क्या खाने से हमें क्या तकलीफ हो रही है, और ये सब ज़्यादा अभी आ रहा है. तो आपने कहा कि पहले रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तो अगर मैं इसको ये कहूँ कि पहले हमारे पास 4 तरह के तेल थे, नारियल का, मूंगफली का, तिल का और सरसों का. अब हमारे पास में कोई ऑलिव ऑयल भी आ गए हैं और पाम ऑयल भी आ गए हैं और सनफ्लावर ऑयल भी आ गए हैं. तो ये कोई ना कोई तो लाया होगा, क्योंकि अगर अमेरिका में सरसों नहीं उग रही है तो उसने सनफ्लावर लेके आया और फिर कुछ रिसर्च किया और कहा कि तुम्हारा सरसों का तेल तो बेकार है और ये सनफ्लावर ऑयल लीजिए. या कोई पाम ऑयल लेके आ गया, जो फ्रूट से निकाले हुए तेल हैं. बेसिकली ऑलिव ऑयल भी फ्रूट से निकाला, और ये इसीलिए अनस्टेबल है. और इसीलिए ऑलिव ऑयल में तला हुआ समोसा मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि ऑलिव ऑयल का समोसा कोई खा रहा है कि नहीं खा रहा है. तो सवाल ये कि पहले तो ये प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस किए और हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लाके उसको नीचा बता के, और अब कह रहे हैं कि अभी तो वैरायटी बहुत बढ़ गई, इस वजह से जीवन में परेशानियां हैं. तो यानी कि अगर हम अपने ओरिजिनल सिद्धांतों पे चले, जहां पे वैरायटी की कमी या सफिशिएंट वैरायटी थी, अननेसेसरी वैरायटी को गुजरने, तो जीवन में सरल हो सकता है, बहुत सरल हो सकता है. दिस इज अ सिंपल वे ऑफ लिविंग. द लाइफ डिमांड्स इज वेरी लेस. एंड ये कैसा है कि लाइक एक सिंपल सा जो रीजन में आप रह रहे हैं, वहाँ पे जो उपजाऊ जमीन है, जो वहाँ का खान पीन है, जो वहाँ पे उगता है जी, वो आपको कभी तकलीफ नहीं देगा. वो चीज़ वो हमें हमेशा आपको सूट करती है, क्योंकि वहाँ का हवा पानी, वहाँ का क्लाइमेट, वेदर कंडीशन, सॉइल कंडीशन बोलो, तो वो चीज़ को हेल्प करती है उगाने के लिए. जी. हम हमारे शरीर में जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, सी वी आर कंज्यूमिंग वन एनर्जी इन वन फॉर्म. कंसिडर कीजिए पल्सेस. एक पल्स, अगर एक बीज को हमने जमीन में बो दी तो उससे एक पेड़ आना है, वही पल्स का वो एनर्जी हमने हमारे बॉडी में डाली है. सो वी आर कन्वर्टिंग दैट पर्टिकुलर एनर्जी विच हैज अ लाइफ, विच कैन गिव अ लाइफ. वी आर कन्वर्टिंग इनटू आवर लाइफ, इनटू आवर फॉर्म. जी. तो वो चीज हमें हमेशा एक जीवन प्रदान करती है और वो सेहतमंद बनाती है. ओके. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग विच आई स्ट्रांगली बिलीव इन टू, कि रिस्पेक्ट द फूड दैट इज देयर इन योर रीजन. हैव इट, उसको बिल्कुल बिल्कुल बड़े चाव से और बड़े प्यार से उसका सेवन कीजिए, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे लिए ही उग रही है और वो बन रही है यहाँ पे. तो वो जो मिट्टी है, वो जो वहाँ पे जो सब्जियाँ उग रही है, जो ग्रेन्स उग रहे हैं, जो सीरियल्स बन रहे हैं, वो हमेशा आपको सेहतमंद ही बनाएगी. ओके. तो डॉक्टर साहब, अब हम आपके एक्सपर्टाइज तो सुन लिया, अब जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपके पास में वज़न घटाने के लिए जो आए हैं, उनका मैक्सिमम व्यक्ति जो आए हैं उनका वज़न कितना था,
और कितने समय में आपने उनका कितना वजन कम किया? जनरली मेरे पास पेशेंट जो आते हैं दे कम विथ सम काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम्म। मोटापा ये सेकेंडरी, जब मैं उनका हिस्ट्री लेती हूँ एंड व्हेन आई लुक इनटू देयर फिजिकल एग्जामिनेशन, ओबेसिटी स्टैंड्स अप। ओके। आते हैं जैसे लड़कियां, काफ़ी लड़कियां मेरे पास आई हैं विथ पीसीओडी के प्रॉब्लम से, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज से। जी। और ये लड़कियों में उनका बॉडी मास इंडेक्स एज पर हाइट मैंने देखा है दे फॉल इनटू ओबिस। ओबेसिटी। ओके। यानी कंसिडर कीजिए 5.3 केजी, एक जनरली एक वन एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू, अदरवाइज बहुत सारे केसेस वैसे तो हो चुके हैं। तो उनका वेट कुछ समवेयर अराउंड 80 केजी था, जी। विच वॉज रियली ऑन द हायर साइड। तो ऐसे केसेस जो आते हैं वो तो आते हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से। ओके। एंड सेकेंड थिंग इज इनफर्टिलिटी रिलेटेड टू दैट, हम्म। जिस वजह से उनको कंसीव करने में बहुत तकलीफ हो रही है। हम्म। तब जाके उनका जब इंसुलिन और वो सब टेस्ट करने में आता है तो ट्राइग्लिसराइड लेवल उनका हाई होता है, उनका एलडीएल लेवल उनका हाई होता है, उनका एचडीएल दैट इज ये लिपिड प्रोफाइल के कुछ पैरामीटर्स हैं वो लो होता है। सो उनके प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हो जाते हैं, उनके थायराइड डिस्टर्ब रहते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। ऐसे जो केस रहते हैं दे आर बेसिकली फॉलिंग इनटू मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फॉल होते हैं। उनमें विद द हिस्ट्री, होम्योपैथी में हमारी वास्ट हिस्ट्री लेने में आती है। जी, आपको जी। आप जानते होंगे कि होम्योपैथी डील्स विद इंडिविजुअल एंड वी आर इंडिविजुअलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हमारे इसमें, जिसमें हम मेडिसिन उस हिसाब से पेशेंट के व्यक्तित्व जो रहता है, द इंडिविजुअल उनकी कॉन्स्टिट्यूशन रहती है, उस हिसाब से हमारी मेडिसिन दिया जाता है। आई करेक्ट विद देयर लाइफस्टाइल एज वेल। तो अधिक तौर पे ये लेडीज में एक देखा है कि बिकॉज दे आर नॉट कंसीविंग, इनफर्टिलिटी उनकी जो प्रॉब्लम होती है, ये सबसे मेजर कॉज रहता है कि उनमें एक स्ट्रेस लेवल बिल्ड होता रहता है। हम्म। समाज में पूछताछ है या घर वालों की एक ये रहती है, डिमांड रहती है, बिल्कुल। या बिकॉज इंडियन फैमिली इज वेयर यू आर कनेक्टेड विद एवरी वन अराउंड। जी। सो वो मेंटालिटी तो ऑलवेज रहती ही है। सो समवेयर द स्ट्रेस इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल। और प्लस उनका खाने पीने का ये तरीका, जैसे मैंने आपको बताया कि घर के सारे जब बाहर काम करते हैं, रात को साथ में मिलते हैं, तो रात का खाने का टाइम एक बहुत ही लेट हो जाता है। प्लस उनका खाने का तरीका रात को जब यू हैव टू कंज्यूम वेरी लाइट फूड, वहाँ पे बहुत हैवी मील हो जाता है। तो ये सारे बहुत कॉमन रीजन है जिसके वजह से ये ओबेसिटी में फॉल हो जाती है एंड स्लोली दे आर फॉलिंग इनटू विथ पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज में फॉल हो जाते हैं और रिलेटेड इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो आई नीड टू करेक्ट देम एट ऑल दिस लेवल। ओके। जहाँ पे उनकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी हो रही है जी। वो देखना है, उनका खाने पीने का तरीका कैसा है, जी। व्हाट टाइम दे आर ईटिंग, इंसुलिन उनका लेवल कैसे है, उनके थायराइड के पैरामीटर्स कैसे हैं, ये सब जानना है। तो ये सारे इसमें पैरामीटर्स देख के उनको वो लेवल पे उनको करेक्शंस करवाना है और उनसे वो करवा के लेना है। हम्म। सो यूजुअली दिस पीपल लाइक 80 से मैंने देखा है कि पेशेंट डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 6 months दे कम टू 60 समवेयर एंड 20 kg जितना काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं विथ फिजिकल एक्टिविटी फॉर श्योर। आई नेवर रिलाई ऑन सिंपली डाइटिक करेक्शन, नो, यू हैव टू फिजिकली एक्टिव होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट, ताकि आपका बॉडी में अच्छी ताकत रहे, एनर्जी रहे और उस हिसाब के आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाए। जी। पहले भी आपने 40-45 मिनट के वॉक की बात की और यहाँ पे भी आपने एक्चुअल कंडीशन में भी आपने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी, आप नॉर्मल जो एक्टिविटी है उसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं मानते हो। आपने कहा नहीं, 45 मिनट की अलग से कम वॉकिंग तो होनी ही चाहिए। अगर मान लीजिए थ्योरेटिकली, एक्सक्यूज मी फॉर आस्किंग दिस, अगर मान लीजिए कोई लेडी बेड रिडन हो गई है, आपने बड़ी कमाल की बात कही कि अधिकतर लोगों को बढ़े हुए वजन से चिंता नहीं होती है, जो दूसरे कारण हैं उनकी वजह से चिंता है, चाहे वो
पीरियड की इरेगुलरिटी हो या घुटनों का दर्द हो। तो मान लीजिए आपके पास एक बढ़े हुए वजन से लेडी आती है कि भाई घुटने चला नहीं जा रहा है, अटैच टॉयलेट तक नहीं जा पा रहे हों, और 45 मिनट तो छोड़िए, वॉकिंग तो छोड़िए, उनसे बेड से उठा भी नहीं जाता है, उतरा भी नहीं जाता है, और फिजिकली एक्टिविटी जो आप डिफाइन कर रहे हो वो जीरो पॉसिबिलिटी नहीं है, उस केस में क्या होगा? क्या उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा? नाउ दिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द पेशेंट। बेड रिडन क्यों है, ये पहली चीज है। बेड रिडन होने की वजह जान लो। अगर बेड रिडन होने की वजह कुछ और भी है, लाइक दे हैव सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उनके नहीं, मान लीजिए ओनली घुटने दर्द है, बाकी सब कुछ ठीक चल रही है, सारी फैकल्टी काम ठीक कर रही है, केवल घुटने में दर्द है, वजन बढ़ा हुआ है और घुटने में दर्द है। आपके जानकारी के लिए एक बात कहूंगी कि आई एम अ योगा थेरेपिस्ट एज वेल, ओके, एंड दिस टाइप ऑफ पेशेंट, ऐसे केसेस में मैं क्या करती हूँ कि पेशेंट्स अगर सपोज ज़्यादा अगर हलन चलन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कुछ ऐसे योगिक क्रिया टेक्निक्स बताई जाती हैं जिसकी Okay. वजह से वो कुछ एक्टिविटीज़ करें, जैसे घुटनों में खास करके अपने पैरों की मूवमेंट्स करने हैं। बैठे लेटे हुए ही आप पूरे जहाँ पे बॉडी का वजन नहीं आ रहा है आप पे, बट यू कैन मूव लेग ऑन इन द एयर, जैसे साइकिलिंग कर लिया है आपने, उदित पादासन कर दिया है आपने, पवन मुक्तासन कर लिया है आपने, शलभासन कर दिया है आपने, भुजंगासन कर दिया है। लचीलापन इस तरह से भी आप अपने आप में लेके आ सकते हैं। तो जहाँ पे घुटने की स्थिति कैसी है, नाउ अगेन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन से लेवल पे हुआ है, पूरे घुटने घिस गए हैं, बिल्कुल टच टू टच हो रहे, यस देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दैट केस कि आपके कुछ मूवमेंट्स हो, लेकिन नहीं हुए हैं, स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ रिवर्सिबल। इन दैट केस मसल आप स्ट्रेंथनिंग कीजिए, मसल स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मसल स्ट्रेंथनिंग ये सिंपल आसनों से भी हो जाता है। सूक्ष्म Okay. व्यायाम करो आप रेगुलरली, बैठे बैठे भी सूक्ष्म व्यायाम हो जाते हैं, ओके, वो कीजिए आप। तो ऐसे काफ़ी प्राणायाम कीजिए। आपने एक सवाल मैं आपसे एक्सपेक्ट करती थी कि वेट लॉस होता कैसे है। तो वेट लॉस होना यानी हम जब फैट बर्न, व्हाट आर वी, वेट इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ फैट। जी, तो ये फैट जब बर्न होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से ही रिलीज होता है, यानी ब्रीदिंग से ही आपका रिलीज होना है। जी, वी ब्रीथ ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो जितना आपका श्वास प्रश्वास पे आपका ये है नियंत्रण है, वो प्राणायाम बहुत काम करता है, जिससे आपका एक्सेस फैट जो है वो बर्न जल्दी से हो जाता है और उसका आपको योग के द्वारा काफ़ी फ़ायदा होता है Okay. ओबेसिटी से। जी हाँ, तो मैंने आपसे सवाल एक्चुअली किया था कि आपके पास कोई जो लोग आ रहे हैं वेट लॉस के लिए, तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? तो अब आपने खुल के बताया यहाँ पे कि अगर हम प्राणायाम करते हैं, भले ही वो अनुलोम विलोम के रूप में हो, तो ये कितनी देर करना चाहिए? वॉकिंग तो आपने बताया कि कम से कम 45 मिनट्स तक आपको करनी चाहिए, लेकिन जो लोग वॉक करने नहीं जा पा रहे हैं और बेसिकली समय के कारण, समय के, क्योंकि अनुलोम विलोम तो बैंकर लोग वैसे भी कर सकते हैं, चेक को चेक करते करते भी कर सकते हैं कि इधर कंप्यूटर देख रहे हैं और उधर अनुलोम विलोम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ कर पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी इस बारे में कहने के लिए। योग है अपने आप से कनेक्ट होना, ओके, अपने आप से जुड़ना। ओके, जब मैं अनुलोम विलोम की बात करती हूँ तो मैं बिल्कुल अपने आप में प्राण की शक्ति को नियंत्रण में कर रही हूँ। ये अपने आप में एक खुद से जुड़ाव होना है, where you're not getting distracted by your work and only for to do list कि मैंने ये कर दिया, ओके, ओके, that is not something to be done. ओके, You very well get connected to yourself. एक सूक्ष्म व्यायाम भी मैं कर लूँ, अगर मैं अपने पैरों का कुछ व्यायाम कर रही हूँ, मैं अपने ब्रेन से, अपने माइंड से, अपने बॉडी से मैं कनेक्ट हो रही हूँ। ये एक छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जी, where every cell of your body listens to you, is they have their own memory. What message you pass is your condition, जी, is Okay. what that you decide. ओके, So एक सिंपल सी बात बताऊं कि जब भी कुछ करो तो अपने आप को उसमें लगा दो। अगर करना चाहे तो आदमी सब कुछ कर सकता है, और वो धारे अगर वो डिसाइड करे, डिटरमाइन हो जाए, तो वो अपनी ओबेसिटी भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज थ्रू योग के द्वारा अपने आप से कनेक्ट करना, अपने आप को जानना और अपने आप को समझना, और उस हिसाब से अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना। ये बहुत सरल तरीका है।
जी, सवाल हमारा ये था कि जो लोग बेड रिडन हैं और प्राणायाम करना चाह रहे हैं, तो कितनी देर उनको करना चाहिए कि उनको बेनिफिट मिल जाए, जो वो वॉक नहीं कर पा रहे हैं उसके एवज में? जो प्राणायाम करते, प्राणायाम ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम दिन भर कर सके, वो उसका एक टाइम लिमिट रहता है, आप कब कर रहे प्राणायाम, उस पे भी डिपेंड रहता है। सो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं सुबह के टाइम में, तभी हमारी दोनों नाड़ियाँ चल रही है अच्छी तरह से, तो तभी प्राणायाम करो तो उसके बहुत ऊंडे लाभ है, उसके बहुत गहरे लाभ है। वैसे शाम का टाइम समय है, जब समान नाड़ियाँ चल रही है, तभी भी बहुत उसके गहरे लाभ होते हैं। प्राणायाम करना, उसको करवाना सही तरीके से, ये अपने आप में एक वरदान है। तो ये किसी के गाइडेंस में ही किया जाता है। ये कुछ ऐसा कैलकुलेटेड मेजरमेंट नहीं है कि इतना करो और ये ओके, आपको बेनिफिट देगा। जी, ये किस तरह से किया जाता है और किसी एक्सपर्ट के अंडर में आप करो तो बहुत लाभ है उसके। जी। अभी जैसे कुछ ये कहते हैं कि ओबेसिटी इज़ ए मेडिकल प्रॉब्लम और इसका जो सॉल्यूशन है, वो साइंटिफिकली ही होना चाहिए। तो ये साइंटिफिक सॉल्यूशन वज़न को कम करने के लिए एग्ज़ैक्टली क्या होता है? कि कुछ गोलियाँ कैप्सूल खाना, इंजेक्शन लगवाना या पेट कटा देना, क्या ये साइंटिफिक सॉल्यूशन होते हैं? कि ईश्वर ने जो आपको एक शरीर बना के भेजा है और आप कहें नहीं ये तो ठीक नहीं है और पेट काट दो। सो ये साइंटिफिक होता है या साइंटिफिक और क्या हो सकता है? साइंटिफिक अगर कहना चाहे तो हर एक चीज़ साइंटिफिक ही एविडेंस है। आज मैं योग की बात कर रही हूँ, आज साइंस जाके उसको प्रूव कर रहा है कि हाँ, प्राणायाम करने से ये सब बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे पास पूरे वेद के द्वारा हमें पूरा उसका ज्ञान दिया है। ये पूरे साइंटिफिक ही है। जी, एवरीथिंग इज़ एविडेंस बेस्ड, एवरीथिंग इज़ विद द नॉलेज। और ये चीज़ को प्रूव करना या इसका सिर्फ सर्जरी करना या कोई पिल पॉप कर लो और उससे हो जाना, तो ओबेसिटी आज तो दुनिया से ख़त्म हो जानी चाहिए थी। हुँ। बट इट्स स्टिल ग्रोइंग, इट इज़ इंक्रीजिंग, ये स्टेट में है। तो जी, ये तो सॉल्यूशन उसका रहा ही नहीं। जी, सो एवरीथिंग इज़ साइंटिफिक। द थिंग दैट वर्क्स फॉर यू इज़ वेरी मच साइंटिफिक फॉर यू। ये आपने बड़ी कमाल की बात कही कि जो भी आपके लिए चीज़ काम कर रही है, जिस रास्ते से भी काम कर रही है, उसके पीछे कोई ना कोई तो साइंस होगी और वो साइंटिफिक है आपके लिए। बिल्कुल। जी, डॉक्टर साहब अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि हमारे स्टमक में सबका स्टमक सेम होता है और उसमें आधा सॉलिड होना चाहिए, नेक्स्ट 1/4 वो लिक्विड की जगह होनी चाहिए और जो बाकी है वो खाली रह जाएगा। तो ये जो लिक्विड है, सॉलिड क्या होना चाहिए, लिक्विड क्या होना चाहिए, ये कुछ इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे? हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जो भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, जैसे रोटी सब्जी ले लिए, सब्जी रोटी है वो सॉलिड फॉर्म हो गई है। ओके, दाल ले लिए या फिर छाछ ले लिया या कोई लिक्विड पदार्थ ले ली, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गई। ओके तो दाल को आप लिक्विड मान रहे हैं। हाँ, ओके, उसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा है, उसके अंदर ओके। सॉलिड फॉर्म में जी, बिल्कुल ठीक। पल्सेस तो आ गई, ओके, बट साथ में फ्लूइड भी मिक्स है। ओके, वैसे कितने तो फ्रूट्स है, जैसे अभी ये समर सीजन के हिसाब से हम मेलन खा रहे हैं, तो जिसमें फ्रूट ज़्यादा है या जो सिट्रस फ्रूट है उसमें जूस ज़्यादा है, ओके, सो लिक्विड फॉर्म उनका ज़्यादा है। सो दैट विल ऑल्सो प्ले अ पार्ट ऑफ अ लिक्विड इन योर बॉडी। ओके। तो एक मील में नहीं मतलब दिन भर में आपको ऐसा खाना खाना चाहिए या जो ये फ्रूट है ये आप कह रहे हैं कि खाने के साथ खा लें ऐसा? हर एक ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। अभी आजकल जिस तरह से खाना खाने में बहुत सारी वैराइटीज़ आ गई है, इतनी सारी वैराइटीज़ आ रही है, बट योर बॉडी कैन टेक मैसेज जो आप पास कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, एक सिंपल फूड अगर उसका हमें पूरा न्यूट्रिशन चाहिए तो वो वही फॉर्म में रहे। ओके, हम उसका अगर फॉर्म चेंज कर रहे हैं और उसको मिक्स करके उसका भेल बना के दे रहे हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर बॉडी टू एब्ज़ॉर्ब द वे इट इज़, द ओके। नेचुरली जैसा है। हुँ। तो अगर एट अ टाइम कौन सा फल खा रहे हैं तो वही फल खाइए आप, तो उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, दैट इज़ अ सिंपल थ्योरी। ओके। इसलिए सीज़नल फ्रूट्स हमें मिलते हैं। जी,
तो ये हमारे सीज़न के हिसाब से भी वेरी करते हैं कि जो सीज़न में जो फ्रूट बनते हैं, वो सीज़न में वो फ्रूट माफ़क भी आते हैं, वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं और उसका कंज़म्पशन काफ़ी ईज़ी हो जाता है वो समय में। Same thing, it is true for any vegetables. If you are eating a vegetable, a particular vegetable में उसकी एसेंस उसके अलग है, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज अलग है. If you are consuming in one form, it will give you complete benefit that it has. ओके। अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग बातें सोशल मीडिया पे कहते हैं। कोई कहते हैं कि आपको एक बार में एक ही ग्रेन खाना चाहिए, गेहूं खाओ तो चावल नहीं खाओ, और कुछ ये भी कहते हैं कि जब रोटी बनाओ तो मल्टीग्रेन की बनाओ। कोई 5 ग्रेन डाल रहा है, कोई 7 ग्रेन डाल रहा है। तो ये ग्रेन से संबंधित आपकी क्या एडवाइस है? This is really playing all very tricky things. ये एक माइंड को कंफ्यूज में डालने जैसा चीज़ हो गया है. So this is something like social media की वजह से बोलो, या there are a lot of things people come up with their own theories, like जिसके रिसर्च बेस वी डोंट नो, एंड मैनी थिंग्स. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बहुत सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो चीज़ है उसकी जो वैल्यू है, इफ़ इट इज़ टेकन इन दैट सेम फॉर्म, जी। तो वो पूरी तरह से हमें मिलती है. तो वो एक अपने को एक एविडेंस भी एक मिल जाता है कि ये चीज़ मुझे माफक आती है ना. एवरीबॉडी डजंट, उनको हर एक चीज़ सूट भी नहीं होती. जी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को मशरूम सूट होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता है, एलर्जी हो जाती है उस वजह से. तो ये भी चीज़ बहुत बार हम कैच कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा सूटेबल है, कौन सी चीज़ हमें सूटेबल नहीं है. सो दिस यू कैन कम टू नो ओनली इफ़ यू हैव इन अ सिंपल फॉर्म. ओके। कि वो चीज़ जैसी है वैसी ही कंज्यूम करे, उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करे, ना ही उसको बिगाड़ दे उसके एसेंस को. ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर साहब कि एक व्यक्ति, मान लीजिए जो लेडी की हम बात कर रहे थे, वो 6 बजे उठती हैं और से 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को फिर उठना है और फिर इनको 6 बजे उठना है, उनके लिए तैयारियां करनी है. तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी लेडी को जो 40 साल की है, मे बी 60 किलो के आसपास की है, 5 फुट 3 इंच इनकी हाइट हो गई है, तो इनको दिन में कितने खाने खाने चाहिए? जैसे सर मैंने आपको बताया पहले ही कि खाना ये ऐसा है कि जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, आपको भूख लगनी है. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग्स जब आप करते हो, थोड़ा सा वर्कआउट आप कर लिए, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, या वॉक आपने कर लिया, उसके बाद में आपने जो ब्रेकफास्ट लिया, यस द एब्जॉर्प्शन रेट इज़ वेरी नाइस. बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी आपने कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपने कुछ खान पीन किया है. सो दैट हेल्प्स योर बॉडी टू यूज द फूड इन टू परफेक्ट एनर्जी दैट इज नीडेड फॉर फिजिकल एक्टिविटी. वो एक चीज़ हो गई. 2 खाने के बीच में काफ़ी गैप रखना है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ओबेसिटी बहुत बार क्या होती है कि हमने तो खाई एक रोटी, लेकिन हमने कितने बार खाई है, दिन Okay. में हम कितने बार क्या-क्या खा रहे हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली वी आर ईटिंग, बिकॉज़ दैट इज़ प्लेइंग समवेयर, इट इज़ डिस्टर्बिंग योर मैकेनिज़्म ऑफ डाइजेशन. एंड देयर यू नीड टू हैव अ प्रॉपर इंटरवल, क्योंकि जितना खाना आपने सुबह खाया है वो पूरा पचन हो जाए, उसका यूटिलाइज हो जाए. बाद में जो भूख लगेगी, जी। जब आपका बॉडी डिमांड करेगा, देन यू हैव यूजुअली 6 to 8 आवर्स का जो एक गैप रहता है, दैट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल, एंड इट हेल्प्स फॉर योर बॉडी नीड टू फुलफिल करने में हेल्प होती है. यानी कि 2 मील के बीच में करीबन मिनिमम 6 से 8 घंटे का फर्क होना ही चाहिए. प्रेफरेबली 8 घंटे का, लेकिन कम से कम 6 घंटे का फर्क बिटवीन 2 मील्स होना ही चाहिए. फ्रूट का सही तरीका क्या है डॉक्टर साहब लेने का, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कौन से फ्रूट जिनका वजन खासकर से बढ़ा हुआ है, या जो वजन जिससे ना बढ़े, तो कौन सा फ्रूट या फ्रूट के बारे में सही एडवाइस आपकी क्या रहेगी? फ्रूट्स आर वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम बात करते हैं, जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, ये भरपूर मात्रा आपको फ्रूट्स में मिलते हैं. तो फ्रूट का सेवन तो डेफिनेटली करना है. लेकिन फ्रूट, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आप कौन से भी सिंगल चीज़ वो उसको उसके नेचुरल फॉर्म में ही कंज्यूम कर लीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, तो आप वाटरमेलन ऐसे ही खा लीजिए, उसमें फाइबर्स भी मिलेंगे, उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो भी मिलेंगे, प्लस उसमें फ्लूइड भी आपको मिल जाएगा. सो इट मेक्स अ कंप्लीट पैक ऑफ योर न्यूट्रिएंट वैल्यू. ओके. तो वो आप एट अ टाइम कंज्यूम कर लीजिए.
बहुत बार अभी एक मॉडर्न वे ऑफ कंज्यूमिंग ऐसा हो जाता है कि ये वाटरमेलन इज कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ मिल्क शेक। हम्म। एज पर आयुर्वेदा इट डजंट गो। ओके। ये विरोधाभासी खुराक हो जाता है। तो जहाँ पे सार है वहाँ पे आप मिल्क को मिक्स नहीं कर सकते। ये आपके बॉडी में दोषा निर्माण करते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ें हो जाती है। सेकेंड थिंग, बनाना यू इफ यू ईट इट राइटली द वे इट इज, इट विल बी बेनिफिशियल। बनाना आप मिल्क में मिक्स कीजिए, अगेन इट इज गोइंग टू गिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से द थिंग्स जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको उसके उसी ही मूल रूप में ही कंज्यूम कीजिए, वैसे ही कंज्यूम कीजिए। इट हैज़ इमेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू और वो पूरा बेनिफिट आपके बॉडी को मिलेगा और वो उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी में वो क्षमता है, तभी वो सेवन करने में आते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। आपके अभी तक के जो इंसाइटफुल एक्सपर्टीज़ है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी और एक एक्सपर्टीज़ टॉपिक पे चलते हैं, गट माइक्रोबायोम। आपने बड़ी रिसर्च की, आपकी शायद पढ़ाई अभी भी उसके विषय में चल रही है। ये आजकल ये जो शब्द है गट हेल्थ, गट ब्रेन एक्सेस, गट ब्रेन कनेक्शन, गट इज़ एक्चुअली योर फर्स्ट ब्रेन, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ये गट है क्या, गट माइक्रोबायोम क्या है, ये कैसे हमें हेल्प करता है या बीमार करता है या ठीक करता है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ये हमारे जीवन को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी हाँ, गट माइक्रोबायोम्स ये आप ये रिसर्च पे, और ये एक्चुअली देखा जाए तो आयुर्वेद में तो काफ़ी सालों से इसका डिस्कशन है और इसका जिक्र किया गया है, इसका एविडेंसेस भी है। वेर अपने बॉडी सेल्स से वी हैव समवेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वुड लाइक टू गेट करेक्टेड विद दिस, वी हैव समवेयर 10 बिलियंस ऑफ बॉडी सेल्स अपने बॉडी में। वहाँ पे gut microbiomes are into trillions, यानी उनकी गिनती हमारे बॉडी में, हमारे खुद के बॉडी सेल से काफ़ी ज़्यादा है, कहीं मल्टीप्लाइड वे से वो ज़्यादा है। यानी यू कैन अंडरस्टैंड कि वी हैव अ वर्ल्ड लिविंग इनसाइड विच इज़ हैविंग अ सिम्बायोटिक रिलेशन में वो काम कर रही है अपने साथ। हमारे हर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट को पचाना, हमारा मल बनाना, जिससे मल बनता है, सोच होती है, सो वो स्टूल फॉर्मेशन में द गट्स आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल। एक एक न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने में, माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन डाइजेस्ट करने में द गट माइक्रोबायोम्स आर प्लेइंग रोल। ऑलराइट। अब ये जब जो गट माइक्रोबायोम्स के अंदर शिफ्ट जब दिखती है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरियाज बोलो या वायरस बोलो, इनके इसमें जो शिफ्ट दिखती है, तब जाके ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ती है। और वो शिफ्ट होने की वजह अगेन आवर लाइफस्टाइल, द कंजम्पशन ऑफ फूड जो हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम कर रहे हैं जी। सो दैट वे सबसे पहला तो आपने इसमें एक चीज़ बहुत ही एक रिसर्च मैंने पढ़ा था, उसमें रिसर्च पेपर में, जहाँ पे आजकल जो बर्थ हो रहे हैं थ्रू सिजेरियन सेक्शन से जी, तो जो नॉर्मली बर्थ होता है ना, बेबी जो मदर के वोम में होता है वो एक स्टेराइल कंडीशन में होता है। जब मदर के वोम से वो बाहर निकलता है तो फर्स्ट एक्सपोजर उसका जो बेबी का होता है वो होता है मदर का वोम, द वजाइनल जी। नाउ द वजाइनल एरिया इज रिच इन लैक्टोबैसिलाई में। ओके। तो उसका फर्स्ट एक्सपोजर हुआ लैक्टोबैसिलस से। ओके। तो ये बच्चों में ज़्यादा करके आप देखोगे तो एलर्जी की और वो सब शिकायतें बहुत कम होती है, until and unless there is some very genetic problems where the parental इससे मिला हो। एंड those who are taking birth through C-section, उनका एक्सपोजर होता है मदर की स्किन या जो भी वहाँ पे ये है एरिया, वो उनका एक्सपोजर, तो वहाँ के जो बैक्टीरियाज जो रहते हैं, माइक्रोब्स जो रहते हैं, वो अलग टाइप के रहते हैं। सो देयर वेयर इट इज़ अ स्टडी दैट इज़ कैरिड आउट कि उनको वो बैसिलाई मिले नहीं जो एक मदर के वोम से मिलते हैं, या तो आजकल आप देखोगे लैक्टोज इंटॉलरेंस का केसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। सो समवेयर दिस गट माइक्रोबायोम्स आर प्लेइंग रोल, एंड देयर वेयर ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का सेवन करने में डॉक्टर एडवाइज करते हैं।
कि ये लीजिए तो उससे दूध की पचन होगी और ये सब होगा। सो दैट इज वन थिंग। गट ब्रेन एक्सेस, यस, इसलिए कहा जाता है, अगर आपने ये कहावत सुनी है, जैसे कहा खाइए अन्न वैसे बने मन, ये आपने कहावत सुनी जी, जी, होगी। बिल्कुल। तो ये क्या चीज है? तो हमने जो चीज जैसी खाई है वैसा हमारा मन बन रहा है, हुँ, हुँ। यानी समवेयर योर मैसेज फ्रॉम द गट आर कन्वेड टू योर ब्रेन। लेकिन आजकल के एक्सपर्ट तो अन्न खाने नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि तुम अंडे खाओ, पनीर खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन अनाज मत खाओ। दैट इज समथिंग आई डोंट एग्री विथ। एंड जैसे मैंने अब तक आपको डिस्कस किया, मैंने कहीं पे ऐसे एम्फेसिस किया नहीं है हाँ, कि ये क्योंकि आपको, आपने ये शब्द बोला इसलिए मुझे भी हाँ जी, ध्यान आया। हाँ जी, लेकिन ये चीज बहुत मायने करती है। आपका आप जो सेवन कर रहे हैं वो सेवन आपके किस भाव से हो रहे हैं, वो भाव प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, और वही चीज आपके मन में को इफेक्ट करती है। सो सेम थिंग यू सी हाउ दिस एक्सेस इज गोइंग ऑन, हाउ दिस कनेक्शन, खाना तो पेट में गया है लेकिन मन क्यों बदल गया है? हुँ, हुँ। So there is a gut-brain axis. The vagus now what we have that will carry the message to your brain to and fro. ओके। And that is how there is a lot of study going on with this gut-brain axis, जिसमें कुछ hormones भी secrete होते हैं, ghrelin and leptin hormones secrete हो रहे हैं जो bacteria help कर रहे हैं secrete करने में. So there are many factors that are responsible, जिसके वजह से ये सब gut microbiome is now playing a important role. ये सारी बातें, आपका इनसाइटफुल नॉलेज हमें बहुत अच्छा लगा और आपने बड़े अच्छे आंसर्स एक-एक चीज़ के दिए। हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को सारी चीज़ें समझ में भी आएँगी और बहुत मज़ा भी आएगा। अब कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहता है डॉक्टर साहब, तो आपका टेलीफ़ोन नंबर वग़ैरह तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे। लेकिन जब ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर कोई आपसे संपर्क करता है, तो आप कैसे, आपके पास फ़ोन आता है, फिर आगे-आगे क्या होता है? किस तरीके से आपका सिस्टम रहता है? जिनको वज़न कम करना है, मान लीजिए 10 किलो वज़न कम करना है, तो आप मोटे तौर पे किस तरीके की एडवाइस उनको देती हैं? और ये वज़न कितने समय में कम हो सकता है? या फर्स्ट थिंग, मुझसे अगर कांटेक्ट करना है तो बिल्कुल मेरा जो कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा आप उस पे मुझे संपर्क कीजिए। मैं अपॉइंटमेंट देती हूँ यूजुअली होम्योपैथी, योगा और डाइट और हेल्थ काउंसलिंग, ये मेरा बेसिक इंटरेस्ट है जिससे मैं मेरे केसेस में ट्रीट करती हूँ। सो इट्स अ integrated practice, what you can say, which I am following for years and years, and that is giving me immense benefit, more success in my practice. अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अपना वक्त देती हूँ तो उतना समय मुझे निकालना है, उस हिसाब से मुझे स्केड्यूल करने पड़ते हैं अपॉइंटमेंट्स। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे ओबेसिटी के लिए पेशेंट आते हैं तो ओबेसिटी पे वजह, उसकी रीज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब स्टडी करने के बाद उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाता है। इट इज़ टेलर मेड एज पर द पेशेंट्स नीड, इंडिविजुअलिटी के हिसाब से रहता है जी। और उस हिसाब से ही एडवाइस दिया जाता है। एंड अधिकतर पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुए नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स अब तक सेट हुए नहीं है, बट देर आर डिस्टर्बेंसेज इन द ब्लड रिपोर्ट्स एंड द पेशेंट इज कंसर्न्ड एंड कैन करेक्ट, yes, they can get benefited very well, say within 6 months to a year, depend upon the obesity, the level of obesity ओके, and level of their lifestyle. ऑलराइट। आपके पास अभी तक जो पेशेंट सबसे लंबे समय तक कितनी देर के लिए रहे हैं? एक पेशेंट आया और साल, 1.5 साल, कितने समय तक आपके पास रहे? I have always taken my treatment in such a way कि पेशेंट मेरे पास यूजुअली दे कम विद डिसीज कंडीशन, जैसे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसमें मैं ट्रीटमेंट देती हूँ, पेशेंट का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है आफ्टर मॉनिटरिंग फॉर 3 more months कि उनके साइकिल्स रेगुलेट हो गए हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। देन इट इज अप टू द पेशेंट हाउ दे टेक इट अप अहेड, ओके, ओके। where they don't have to deviate back to what they were, तो जिंदगी अच्छी चल रही है। then there is no need to visit your doctor because you understand yourself well, और इस हिसाब से आप अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। तो उस हिसाब से मैंने देखा है कि ट्रीटमेंट ज़्यादा लंबा नहीं चलता, वेर पेशेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए अपने आप से। दैट इज़ माई बेसिक मोटिव।
सो आरोग्य ज्योति वेलबिंग जो मैंने नाम दिया है, आई एम ट्रूली involved with patients' well-being, where I make them understand where you need to correct at what level. So once you know yourself well, you are best doctor of your own self. ओके, सो एक बार जब आपके पास आ जाते हैं तो आप उनकी लर्निंग पूरी करा देते हैं और एक लिमिटेड टाइम के बाद में जो आपके पास आते हैं देन दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, जी हाँ। और यही आपकी आरोग्य ज्योति वेलबींग हाँ जी। काम कर रही है। फाइनली एक लास्ट सवाल आगे जाने से पहले, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो दो हार्मोन जिनका नाम लिया जाता है लेप्टिन और ग्रेलिन, एक हंगर हार्मोन और एक स्ट्रेस हार्मोन और समथिंग लाइक दिस, की एक यहाँ पे स्ट्रांग होता है एक यहाँ पे स्ट्रांग होता है, क्या इसके एविडेंसेस आपने रियली देखे हैं कहीं पे कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं? शाम को ये सडनली देखा किसी का ब्लड लिया तो ये हाँ ये बैठा हुआ है, एलिवेटेड होके बैठा हुआ है, और इस टाइम पे ये डाउन हो गया एलिवेट हो गया, तो ये क्या वास्तव में, या ये भी पढ़ी हुई चीज़ें कि किसी ने रिसर्च कर ली और बाकी सब लोग उसको पढ़ रहे हैं? ये जैसे गट माइक्रोबायोम का मैं जब स्टडी कर रही थी, दिस ऑल थिंग्स हैव कम इनटू माय स्टडी एज वेल, और इस हिसाब से उसका नॉलेज मिला है। बाकी ये सब आम आदमी जब मैं कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, टू डू सो मच ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लिनिकल एस्पेक्ट, जैसे रिपोर्ट्स निकालने का, ये पेशेंट के लिए बहुत एडेड बर्डन हो जाता है। ओके, सो इफ यू आर करेक्टिंग द लाइफस्टाइल, आमतौर पे वी गेट पेशेंट्स हु आर दे हैव देयर बेसिक लाइफस्टाइल, तो मेडिकल पे ज़्यादा खर्चा करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और इस तरह की स्टडी जब निकालते हैं, जब हम हार्मोनल स्टडीज़ निकालते हैं और उसको बार बार उसको रिपीटेडली उसका वो स्टडीज एविडेंस में रखने का, उसका ये करना, ये अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ स्टडी। ओके, यूजुअली क्लिनिकल लेवल पे ऐसी स्टडीज़ थोड़ी सी मुमकिन नहीं होती, बिकॉज पेशेंट का उतना साथ मिलता भी नहीं जी है, जी जी, क्योंकि दिस आर वेरी एक्सपेंसिव स्टडीज वेयर नीड टू बी कैरिड आउट ओके लाइक। ओके, So we need to look into every aspect where patient, how they are, and we come to know about the result through their performance. ओके, तो फाइनली परफॉर्मेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी वर्ड्स Words, विच आर certainly, रिटन सर्टेन। certainly. और दूसरा, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, मतलब आपने हॉस्पिटल्स में रह के ये सब चीज़ें देखी हैं, मेडिकल कॉलेज से आपने अपनी पढ़ाई की है, तो जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई ना कोई बॉडी आ ही जाती है दान करने के लिए, और उसको एक एक चीज़ फिजियोलॉजी एनाटॉमी वहाँ पे देखी जाती है, लेकिन वहाँ पे भी कोई ऐसी स्टडी नहीं होती कि भाई देखो ये 6 बजे हुए हैं रात के और इनका लेप्टिन और ग्रेलिन का ये हाल हो गया है, तो वो एविडेंस नहीं है, बट किसी ने रिसर्च की है और उस रिसर्च को कागज़ों के माध्यम से हमने पढ़ाई की है ना जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत ही आनंद आया। डॉक्टर ज्योति कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे सभी सवालों के बड़ी बेबाकी से और बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने आंसर दिए हैं। हम डॉक्टर ज्योति का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि हमारे इस मिशन पे, जहाँ पे हम रियल लाइफ एविडेंसेस और साइंटिफिक एविडेंसेस जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि न केवल मोटापे से मुक्ति मिले, बल्कि और जितने भी हमारे हेल्थ इश्यूज हो गए हैं उनसे भी हम मुक्त होके एक बहुत स्वस्थ और आनंददायक उन्मुक्त जीवन हम जी सकें। आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर ज्योति Thank you so साहब much. का भी Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much for calling me for the podcast. Thank you so much.